एज अ साइकियाट्रिस्ट मतलब आपकी क्या जर्नी रही है? मैं खुद भी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद पोस्टपार्टम डिप्रेशन में रही। वो मेरा एक टफ टाइम था जिसमें मुझे लगा था कि लाइफ इज एंड। कि जो 15 साल में आपको क्या डिफरेंसेस दिखे? अवेयरनेस पहले नहीं थी, लोग उसको छुपाते थे। उनको लगता था कि हम कोई पागल थोड़ी है। रूरल एरिया ले लें तो वहाँ पे अभी भी बहुत डिमांड है साइकियाट्रिस्ट की। तो वहाँ पर भी अभी भी ना एक कॉन्सेप्ट है कि ये तो ऊपरी हवा है, करेक्ट। ये तो तांत्रिक ही कर सकते हैं। 12 to 13 years old चाइल्ड, और वो बहुत ही रोमांटिक रील बना रहे हैं। तो आई डोंट नो उनको रोमांस का मतलब भी पता है। डिजिटल डिटॉक्स आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट। आज के टाइम पे टीनेज के लिए जो सोशल मीडिया है वो वरदान है या अभिशाप है? मेरी राय मानेंगे तो मेरे हिसाब से वो वरदान तो बिल्कुल भी नहीं है। डिप्रेशन और एंजाइटी, पहले तो मैं इन वर्ड की डेफिनेशन आप मुझे समझा दीजिए। एंजाइटी हमें किसी भी सिचुएशन में होती है। डिप्रेशन इज अ डिसऑर्डर जिसमें डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी हम लोग मेडिसिन से हमें ट्रीट करना है, हमें थेरेपीज की हेल्प लेनी है, मेडिसिन या थेरेपीज दोनों की हेल्प लेनी है। तो ये ओवर थिंक के पैटर्न को कैसे ब्रेक किया जाए? खाली दिमाग शैतान का घर। करेक्ट। तो वो ओवर थिंकिंग वाला वही होता है, यू आर जस्ट रनिंग आफ्टर अ डेड हॉर्स। तो पेरेंट्स कंप्लेन के साथ आए कि ये पढ़ता नहीं है, अगर इसको पढ़ने के लिए बोलो, स्कूल जाने के लिए बोलो तो ये सुसाइड की धमकी देता है। रिसेंट इंटरव्यू में आमिर खान का देख रही थी, उन्होंने भी ये बात बोली कि मैंने अपनी लाइफ के 30 साल शूटिंग और मूवीज में निकाल दिया और मुझे पता ही नहीं चला मेरे बच्चे कब बड़े हो गए। आई हैव सीन आलिया भट्ट, बहुत अच्छे से केयर करती है वो अपने बच्चों की, अपनी डॉटर को। वो हर जगह आपको बच्चे को वो जो प्ले टाइम इनिशियली एज में होता है 0 to 5 ईयर्स में, क्योंकि तब बच्चा इमोशनली आपका मैच्योर होता है। हस्बैंड ऑलमोस्ट विजिट्स पे रहते हैं, घर पे कैमरास लगे हुए थे, कहीं वाइफ से स्किप हो गया, जो बॉयफ्रेंड है वो घर पे आया, हस्बैंड ने देखा। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल का, और जब वाइफ को इंटेरोगेट किया उसने, क्योंकि वो डाइवोर्स नहीं चाहता, बच्चे बड़े हैं, तो उसने कहा आई डोंट फील इमोशनली कनेक्टेड विद यू। अब जब मैं इमोशनली नहीं हूँ तो फिजिकली भी नहीं हूँ, एंड आई हैव बोथ द नीड्स। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू सोच मैटर्स। आज की डे टू डे लाइफ में कहीं ना कहीं हम एंजाइटी, स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग से गुजर रहे हैं, और रिलेशनशिप, पेरेंटिंग टिप्स, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है और सोचने का विषय है। आज की इन्हीं सब टॉपिक्स के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मिसेस नेहा गुप्ता, जो कि एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं और अभी खुद का सेंटर रन कर रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पॉडकास्ट ओनली ऑन सोच मैटर्स विद मी पूनम रावत। मैम, यू आर मोस्ट वेलकम इन द शो। थैंक यू सो मच। पहले तो मैं आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहूँगी। एज अ साइकियाट्रिस्ट मतलब आपकी क्या जर्नी रही है और आपने इसी सब्जेक्ट को क्यों चूज़ करा? बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट इट्स बीन 15 ईयर्स। 15 साल की मेरी बहुत लंबी जर्नी रही है, और जब मैं इस फील्ड में आई तो मेरी विजन बहुत अलग थी, डिफरेंट थी। मुझे खुद को नहीं पता था कि मुझे इसमें आगे जाना है। बट जब मैंने मास्टर्स करी, देयर वाज अ टाइम जब मेरी पूरी फैमिली एक ग्रीफ में थी, और उस समय मेजर लॉस था घर पे, और धीरे धीरे उस चीज़ को समझते हुए, फैमिली को डिप्रेशन से निकालते हुए, विजन क्लियर हुआ कि नहीं यार, ये बहुत एक अच्छी फील्ड है जिसमें आप लोगों की हेल्प करते हो। अपना भला, एक तो होता है ना, अपना भला हो रहा है और साथ में दूसरे का भी हो रहा है। कभी ये नहीं सोचा था कि कैसे करूँगी, क्या करूँगी, बट हाँ, अपॉर्चुनिटीज अपने आप खुलती रही, और मेरा एक्सपीरियंस, एक मेरे को एक्सपोजर इस फील्ड में बहुत अच्छे से मिलता रहा। तो वो एक जर्नी हमेशा चलती रही। इनफैक्ट मैं खुद भी प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद 3 साल पोस्टपार्टम डिप्रेशन में रही। वो मेरा एक टफ टाइम था जिसमें मुझे लगा था कि लाइफ इज एंड, ये फील्ड भी कुछ नहीं है। बट यस, इस फील्ड में रह के मैंने बहुत सारी चीज़ें उस समय भी सीखी, एंड आई हैव ओवरकम विद दैट पीरियड ऑल्सो, जिसमें मेरे को पता चला कि यार, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट, उससे पहले आपकी बॉडी की कितनी ज़्यादा वैल्यू है, आपको बॉडी को सेल्फ लव करना कितना ज़रूरी है। तो वो मैनिफेस्टेशंस करी, बहुत सारी सेल्फ हीलिंग करी,
तो अब 15 साल हो गए हैं इस फील्ड में, बच्चों के साथ काम करते हुए, एडल्ट्स के साथ काम करते हुए। आई एम जस्ट एंजॉयिंग माई वर्क नाउ। मैंने देखा है कि जो साइकोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना, या तो हम मतलब कहीं ना कहीं उस चीज से गुजरे होते हैं तो हम उस सब्जेक्ट को चूज करते हैं, है ना। और मुझे लगता है कि साइकोलॉजी भी शायद अपने स्टूडेंट को चूज करती है, ऐसा मेरा मानना है। तो मेरा एक क्वेश्चन ये है कि जो 15 साल में आपको क्या डिफरेंसेस दिखे कि 15 साल पहले कैसे केसेस थे और अब कैसे केसेस आ रहे हैं आपके पास? बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 15 साल पहले जब जर्नी स्टार्ट करी थी तो इतनी बूम में केसेस नहीं थे। केसेस थे उस समय भी बहुत सारे। मैंने अपनी प्रैक्टिस गंगाराम हॉस्पिटल से शुरू करी थी। केसेस थे वहाँ पे भी, पर अब विजिबिलिटी ज्यादा है, अवेयरनेस ज्यादा है। अवेयरनेस पहले नहीं थी, लोग उसको छुपाते थे। उनको लगता था कि हम कोई पागल थोड़ी है, साइको थोड़ी है। अगर किसी को आप साइकोपैथ भी बोल दो, पागल भी बोल दो, तो लोग इंसल्टेड फील करते हैं। उनको लगता है कि मुझे पागल क्यों बोला। तो वो वाला जो टाइम पीरियड था, उस समय हमें पेशेंट्स को, पेरेंट्स को समझाने में मुश्किल होती थी कि मेडिसिन बहुत जरूरी है। तब भी ये एक पॉइंट रहता था कि आप अपने बॉडी को हील करने के लिए मेडिसिन ले रहे हो। आपको छोटा सा हेडेक भी होता है तो हम बियर नहीं कर पाते, स्टमक हेड हो रहा है तो आप बियर नहीं कर पा रहे, तो आप उसके लिए मेडिसिन लेते हो, आप हेल्प लेते हो। तो वो क्या कर रहे हैं, आपको सीधा सर में तो गोली नहीं जा रही ना कि ठीक हो गया। वो आपके केमिकल्स को, हार्मोन्स को बैलेंस कर रहे हैं। सेम विद द साइकेट्रिक मेडिसिन ऑल्सो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी दवाई लेने से आपके हार्मोन्स बैलेंस हो रहे हैं। और लोगों को उस समय भी समझाना, इट वाज डिफिकल्ट टास्क। बट यस, अब थोड़ा अवेयरनेस आ रहा है। मैं ये नहीं कहूंगी कि 90% अवेयरनेस है, अभी भी 40 to 50% इम्प्रूवमेंट है कि पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट दैट समथिंग इज गोइंग ऑन। वो अपने स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर पा रहे, डिप्रेशन के सिम्टम्स हैंडल नहीं कर पा रहे, एंजाइटी को। स्टूडेंट्स की एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा है। दे नो कि एंजाइटी बढ़ रही है एग्जाम्स की वजह से, एंड दे नीड हेल्प। इतना फर्क जरूर आया है कि लोग, जो पीपल आर मोर एक्सेप्टेबल नाउ। जो हमारी जनरल पब्लिक है वो एक्सेप्टेबल है। पर हाँ, अभी भी एक ट्रॉमा है कि साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना। वो ट्रॉमा अभी भी रहता है। कई बार क्लाइंट्स आके बोलते हैं हमें कि मैम हम ना आए हैं, आप किसी को बताओगे तो नहीं। सो वो जो एक पेशेंट्स की प्राइवेसी, कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, वो तो वैसे भी हम मेंटेन करते हैं, पर पीपल स्टिल आर इन स्टिग्मा। सोशल स्टिग्मा है अभी भी। कहीं ना कहीं मैम इस सब्जेक्ट को आगे बढ़ने में मतलब थोड़ा सा मैं कहूँगी कि टाइम भी लिया इसने, है ना। मेट्रो सिटीज़ में तो खैर अभी काफ़ी साइकोलॉजिस्ट आ चुके हैं, लोग समझते भी हैं कि अगर हमें थोड़ी एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, तो हम साइकियाट्रिस्ट को के पास जाएं, एक काउंसलिंग की ज़रूरत हमें है ना। मतलब काफ़ी मेट्रो सिटीज़ में ये है। बट अगर हम विलेज एरिया ले लें या रूरल एरिया ले लें, इंडिया की बात करें, तो वहाँ पे अभी भी बहुत डिमांड है साइकियाट्रिस्ट की, और उतने ही मतलब लोग कम हैं, उतने ही डॉक्टर्स और काउंसलर हमारे कम हैं, है ना। जॉब की अगर साइकोलॉजी की हम बात कर रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट हो गए या साइकियाट्रिस्ट हो गए, सब हॉस्पिटल्स में वैकेंसीज होती है। छोटे छोटे विलेजेस की बात करें या सिटीज की बात करें, तो वहां पर भी अभी भी ना एक कॉन्सेप्ट है कि ये तो ऊपरी हवा है। करेक्ट, ये तो तांत्रिक ही कर सकते हैं। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल। मेरे पास अभी लास्ट एक रिक्शा वाला भैया आया था। तो उसने मुझे बोला मेरी 21 साल की बेटी है, उसको ना वो अपने में बातें करती रहती है। तो मैंने उनसे हिस्ट्री ली, तो उन्होंने बोला हमने गांव में बहुत तांत्रिक दिखा दिया मैडम, हमने तो झाड़ा भी लगवाया, पर इसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये तो बातें करती रहती है अपने में सारा दिन, कभी और बहुत अनहाइजीन रहती है। तो उसकी डॉटर यहीं पर आई हुई थी। अब ये लोग एम्स लेके गए, तो एम्स गए तो डायग्नोसिस हुआ, तो उस बच्चे को स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोस हुआ। तो हमने दो ही इज अनएजुकेटेड, उनको समझाना बहुत मुश्किल था कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं और उसकी दवाई लेनी बहुत ज़रूरी है। somehow we convinced him, और हमने बच्चा भी देखा। वो 21 साल की लड़की देखी, उसकी काफ़ी वर्स्ट कंडीशन थी क्योंकि 2 साल से वो उस सिचुएशन में थी और उसका सिर्फ झाड़ा लग रहा था। और उसको बहुत ब्रूटली, जब आप झाड़े पे तांत्रिक के पास भी लेके जा रहे हो, वो बाल पकड़ के मारते भी थे, जैसे हमने टीवी में भी देखा है। वो ऐसा लग रहा था वो एक स्टोरी चल रही है।
तो उनको समझाया, ही स्टार्टेड विद मेडिकेशन। अब ये नहीं पता कि उन्होंने कंटिन्यू करी या नहीं करी, बट कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो थेरेपी बेस्ड नहीं होते, जिनके लिए सिर्फ मेडिसिन ही चाहिए। दवाई के बिना आप ठीक ही नहीं हो सकते। आपके केमिकल्स इम्बैलेंस है, आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस है, आपकी थेरेपी काम आएगी, बट इनिशियली आपको दवाई ही चाहिए। और अगर हमारे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, वी डू दी असेसमेंट्स, उसमें जो भी डिसऑर्डर होते हैं अकॉर्डिंगली वी प्लान द थेरेपीज। अब साइकोलॉजी एक सब्जेक्ट जो बहुत बूम पे जा भी रहा है, जिसमें अब बहुत वास्ट हो गया है। बच्चे साइकोलॉजी एज अ काउंसलिंग भी कर रहे हैं, फॉरेंसिक साइकोलॉजी भी है, करियर काउंसलिंग अलग हो गई। बट जो एक बेसिक हमारा क्लिनिकल साइकोलॉजी में डायग्नोसिस चलते हैं, थेरेपीज चलते हैं, वो हर एक क्लाइंट के लिए ज़रूरी है जो भी इस फेज से गुजर रहा है। मेंटल हेल्थ इक्वल इम्पॉर्टेंट है जितनी हमारी फिजिकल हेल्थ है, तो उसको भी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। अभी मैम जैसे हम टीनेज की बात करें तो टीनेज जो एक बच्चे हैं टीनेज के, उनको ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिल रहा है ना। आप देखेंगे वो मतलब मोबाइल तो उनसे छूट ही नहीं रहा है, ठीक है। वो 24 घंटे मोबाइल देखते हैं, या फिर वो बहुत ज़्यादा ऑनलाइन रहते हैं या यूट्यूब पे रहते हैं। तो ऐसे बच्चों को कैसे कंट्रोल किया जाए? आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा, मैं इसका एक रिवर्स क्वेश्चन आपसे पूछूंगी। आपको क्या लगता है ये जो बच्चों में इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी ये सब एक्सपोजर आ गया, वो किस वजह से है? मतलब मुझे तो ऐसा लगता है कि कोविड के बाद से थोड़ा सा, क्योंकि कोविड में ऑनलाइन क्लासेस हुई थी, बिल्कुल। तो बच्चे ज़्यादातर ये बोलते हैं कि ये हम मोबाइल अगर देख भी रहे हैं तो हम यहीं से क्वेश्चंस ले रहे हैं, हम यहीं से मतलब आंसर भी देख रहे हैं। तो मोबाइल उनकी नेसेसिटी भी है, हाँ करेक्ट। लेकिन क्या है कि वो जो उसको देख रहे हैं या किस टाइप का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं, उस पे एज अ पेरेंट कैसे नजर रखी जाए? बिल्कुल। कोविड के बाद जो एक ये जो सडनली चेंज आया है हमारी सोसाइटी में, हमारे पेरेंटिंग में, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अब क्या है, मोबाइल कोविड के टाइम मोबाइल एक नेसेसिटी इसलिए बनी थी क्योंकि हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। करेक्ट। और सारी क्लासेस ऑनलाइन। बिल्कुल, बच्चों के लिए स्पेशली टीनेजर्स के लिए इसलिए क्योंकि बोर्ड के एग्जाम्स भी थे। आपको अगर याद हो तो फेब में हमारा मार्च 22 को लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, और दैट वाज अ टाइम जब बोर्ड के एग्जाम्स भी थे। तो सब चीजें टेक्नोलॉजी पे चेंज हो गई थी। वहां पे स्कूल में क्लासेस हो गई कि बच्चे कनेक्शन में रहे। बट कोविड के बाद ऐसा क्यों कि बच्चे मोबाइल नहीं छोड़ पा रहे, और पेरेंट्स उस मोबाइल को क्यों नहीं छुड़वा पा रहे? एक एडिक्शन होती है, आपको एक एडिक्शन हो गई है मोबाइल की, और पेरेंट्स को लग रहा है बच्चे मोबाइल ही तो देख रहे हैं। बट उस मोबाइल में, उस कोविड में बच्चों के लिए जो सिलेबस या जो क्लासेस हुई थी, उसके अलावा और बहुत सारी चीजें आई थी। रील्स, आपको अगर याद हो, टिकटॉक उस समय बहुत ज्यादा एकदम से बूम पे आ गया था, क्योंकि लोग रील्स बना रहे थे, क्योंकि अब कोई काम ही नहीं था कोविड में। तो वो जो रील्स वाला पैटर्न है, ये कोविड में स्टार्ट हुआ है। इतना ज्यादा एक्सपोजर, एंटरटेनमेंट कोविड में ही शुरू हुआ है। तो अब क्या है, टीनेजर्स के पास वो एक्सपोजर जो कि आपको 17-18 ईयर्स में मिलना चाहिए, वो आपको 10 ईयर्स ऑनवर्ड मिल रहा है। अगर आपने रिसेंट न्यूज सुनी हो तो ऑस्ट्रेलिया में 16 ईयर्स तक, टीनेजर्स तक सोशल मीडिया पूरा बैन कर दिया गया है। और अभी ये डिमांड भी हो रही कि सब कंट्रीज को ये फॉलो करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अर्ली प्यूबर्टी पे आ रहे हैं। बिल्कुल। जो बच्चे 13 ईयर्स पे प्यूबर्टी पे आते थे, आज वो बच्चे 8 साल 10 साल में प्यूबर्टी पे आ रहे हैं। हमारे पास बहुत से केसेस आते हैं, क्योंकि आप प्यूबर्टी में आओगे तो एंजाइटी भी रेज होगी आपकी। तो पेरेंट्स को लगता है कि अब क्या करें। जब आप पीडियाट्रिक के पास जाते हैं या जनरल फिजिशियन के पास जाते हैं, तो वो साइकोलॉजिस्ट के पास रेफर करते हैं कि आप एक बार उनसे बात करो। वहां से पता चलता है बच्चे ने पूरा रिप्रोडक्शन सिस्टम आपका देख लिया, कि आप कैसे बेबी हो रहा है। मेरे पास एक बच्चे ने, 8 साल के बच्चे ने बताया, अरे मम्मी ना झूठ बोलती थी कि बेबी ना टमी से आता है, फिर मम्मी ने एक बार कहा था गॉड ना दे देते हैं, ऐसे देते हैं, बट बेबी कहाँ से आता है हमें पता है, हमने तो देख लिया। तो 8 ईयर्स के बच्चे को अगर इतनी नॉलेज है, तो वो अर्ली मैच्योर हो रहा है, उसका इमोशनल लेवल बढ़ रहा है। करेक्ट। क्योंकि कहीं ना कहीं वो एक मैच्योर कंटेंट कंज्यूम कर रहा है। बिल्कुल। तो वो जो कंटेंट, क्योंकि
लोगों ने कंटेंट तो बना दिया पर ये नहीं सोचा कि उसमें एज लिमिट क्या है, और सब लोग देख रहे हैं। किसी में लॉक नहीं है कि ये बच्चा 18 साल का नहीं है, ये बच्चा नहीं देख सकता, ऐसी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। अब इसमें पेरेंट्स का रोल बहुत ज्यादा आ जाता है। अब पेरेंट्स भी वर्किंग है, अगर नॉन वर्किंग है तो मदर के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। और आई थिंक आजकल फैमिलीज का बहुत ज्यादा आउटसाइड एक्सपोजर बहुत ज्यादा है। कोई भी घर पे नहीं बैठना चाहता। पहले हम लोग छोटे होते थे, अगर आपको याद हो, हम गली में खेल भी लेते थे, मदर्स छोड़ देते थे। अब नहीं छोड़ते। खेलने के लिए हम लोग मॉल में जाएंगे, वहां प्ले एरिया में खेलेंगे, तो वो एक्सपोजर बच्चों को मिल ही नहीं पा रहा। तो बच्चे तो बड़े होंगे ही ना। बड़े जब बच्चों से पहले जब बड़े बीइंग एडल्ट्स हम अपने इमोशंस को, अपनी डे टू डे लाइफ को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, हमें सब कुछ परफेक्ट चाहिए, सब कुछ हमें। छोटे बच्चे तो छोड़ो, बड़े भी तो रील्स बना रहे हैं और बच्चों के साथ रील्स बन रही है। रील्स बनाने में कोई गलत चीज नहीं है, बट बच्चों पे उसका क्या असर पड़ रहा है वो बहुत मैटर करता है। बच्चे मेंटली ग्रो नहीं कर रहे, इमोशनली ग्रो नहीं कर रहे। ऐसी एक रील देखी थी मैम, जिसमें ना मतलब दे आर जस्ट 12 to 13 years ओल्ड चाइल्ड, दोनों बच्चे, और वो बहुत ही रोमांटिक रील बना रहे हैं। तो आई डोंट नो उनको रोमांस का मतलब भी पता है, बट उनकी मेंटालिटी वहां पे जा चुकी है कि वो उनको ये पता है कि ये कंटेंट हिट होता है या इस टाइप की चीजें हिट होती है, तो वो वैसा ही कंटेंट बना रहे हैं। और आई वाज सो शॉक्ड कि जो इनकी एज के बच्चे होंगे शायद वो इसको देख के मोटिवेट होंगे, है ना। तो मेरे माइंड में ना अभी एक क्वेश्चन आ रहा है इन चीजों को लेकर, एज अ पेरेंट क्या वो इस चीज को मतलब कितना अपने मेंटली अपने आप को कितना फास्ट कर पा रहे हैं कि वो बच्चों से कैसे डील करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सेम टाइम पे वो भी एक कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं जो आज के पेरेंट हैं, या हम जेनजी की बात करें, है ना, और मतलब 13-14 ईयर्स के बच्चों की अगर बात करें, तो ऐसा लग रहा है कि वो पेरेंट और वो बच्चे साथ में डिजिटली ग्रो हो रहे हैं, क्योंकि वो भी वही चीज अभी देख रहे हैं, वो बच्चे भी सेम टाइम पे सेम चीज देख रहे हैं। तो अब वो कैसे कंट्रोल किया जाए, और पेरेंट को कैसे अपने बच्चों को मतलब वो ये इस चीज को समझाएं कि ये मैच्योर कंटेंट है, क्या उनको ओपनली बात करनी चाहिए बच्चों से। अभी इसमें क्या हो रहा है कि जैसे आपने बोला पेरेंट्स भी ये कंटेंट अब देख रहे हैं। हाँ। हम लोग जब बड़े हो रहे थे हमारे पास मोबाइल नहीं था। करेक्ट। मतलब मैं अगर अपनी भी बात करूँ, आई थिंक मैं 2nd ईयर में थी जब मेरे पास मोबाइल आया, और उस समय भी वो स्क्रीन छोटी सी होती थी। अब तो सबको स्मार्टफोन चाहिए, तो पेरेंट्स का एक्सपोजर भी बहुत ज्यादा है। पहले जो मदर्स होते थे, हाउस मेकर्स होती थी, उनका काम घर को मेंटेन करना, गोइंग फॉर अ बेसिक शॉपिंग। अब क्या है, घर को मेंटेन करने के साथ फोन पे कैसी चीजें मेंटेन करनी है। होम मेकर्स भी रील्स बना रहे हैं, सब कंटेंट बन रहा है, और काफी होम मेकर्स ने इसको एज अ अर्निंग भी कन्वर्ट करा है, और बहुत अच्छी बात है उसमें। बट बच्चों को डिजिटली डिटॉक्स करना, हम लोग फिजिकल डिटॉक्स करते हैं, हम लोग डाइट प्लान्स लेते हैं, हम लोग मॉर्निंग में ड्रिंक्स पीते हैं, बट आई थिंक डिजिटल डिटॉक्स आपके मेंटल हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चों को ये चीज समझाना, अब बच्चों को आप समझा नहीं सकते। आपके हाथ में खुद मोबाइल है, आप स्क्रॉल कर रहे हो और आप बच्चे को बोल रहे हो अरे नहीं बेटा ये अच्छा नहीं है, यू कांट यूज दिस। तो आप जो हो, आप बच्चे का रोल मॉडल हो। So you have to make a very safe family environment where you are not allowed to use mobile. आपका एक टाइम लिमिट होना चाहिए। अगर बच्चे भी यूज कर रहे हैं तो वो आपकी सुपरविजन। अब हम लोग ये नहीं कह सकते बिल्कुल ही बंद कर दो, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो अब कई बार क्लाइंट्स हमें ही बोलते हैं मैम कैसी बात कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ये तो जरूरी है। अगर पेरेंट्स और मदर ही ऐसी बात करेंगे तो हम उनको आगे से आप यूज करवाओ, पर बच्चे पे वो लॉक्स, वो लिमिटेशन, टाइम लिमिट, वो बहुत जरूरी है। और आप बच्चे के सामने किस तरीके का कंटेंट देख रहे हो, और अगर लग रहा है कि नेसेसिटी नहीं है तो आप मत देखो ना। आप बच्चों को वो टाइम स्पेंड करो, आप बच्चों को पार्क्स में लेके जाओ, स्टोरी टेलिंग करो। स्टोरी टेलिंग, अब बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम टीनेज की बात करें तो टीनेज में 1-to-1 टॉक करनी बहुत जरूरी है। रिसेंटली हमारे पास एक केस रहा, 8 से 10 साल के बच्चे का केस है, जिसमें मदर इज वर्किंग, फादर है नहीं। तो बच्चे को इतना एक्सपोजर था, उसका
दैट शी इज इनटू अ रिलेशनशिप नाउ. उस रिलेशनशिप की इतना हो गया कि वो फिजिकल रिलेशनशिप में भी है. 8 साल का बच्चा, आप इमेजिन कर सकते हो. तो वो चीज बहुत ज्यादा बढ़ रही है. और ऐसा नहीं है कि शहरों में सिर्फ, गांव में भी. हम लोग कई बार कॉन्फ्रेंस के लिए या हम लोग एनजीओज के थ्रू विजिट्स पे छोटे छोटे गांव में भी जाते हैं, तो वहां पे भी बच्चों के पास मोबाइल है. दे आर बिजी. आप अगर पोस्टर देखेंगे, आप पोस्टर ऐसे हो चुका है. करेक्ट. तो वो एपमैन वापस आ रहा है. हम लोग वापस आदि मानव वाले उसमें जा रहे हैं, क्योंकि पोस्टर खराब हो रहा है. सबको कंटेंट देखना है, बनाना है कंटेंट. सो ये जो टेक्नोलॉजी है जहाँ हमें फायदा दे रही है, बिकॉज अब टेक्नोलॉजी के लिए बच्चे जब गाइडेंस के लिए स्कूल में पहले हम लोग हेल्प बुक्स लेते थे, अब हमें सब कुछ ऑनलाइन मिल जाता है, फ्री में मिलता है. तो आई थिंक जिस सही चीज के लिए टेक्नोलॉजी यूज होनी चाहिए, डिजिटल यूज होना चाहिए, उसका यूज पेरेंट्स को एफर्ट करना पड़ेगा. हम बच्चों से उम्मीद नहीं कर सकते. आप बच्चे को बैठ के समझाओगे कि आप मोबाइल नहीं देखोगे, आप ले भी लोगे, सो वो एक बिहेवियरल इशू अलग डेवलप होगा बच्चे का. एक केस और मैं डिस्कस करूंगी. 12 साल का बच्चा है हमारा. तो पेरेंट्स कंप्लेन के साथ आए कि ये पढ़ता नहीं, अगर इसको पढ़ने के लिए बोलो, स्कूल जाने के लिए बोलो, तो ये सुसाइड की धमकी देता है. अच्छा. इसने एक बार चाकू उठा लिया, एक बार इसने टेरेस से कूदने की कोशिश करी. ठीक है, पेरेंट्स का हमने सुना, हमने बच्चे को एक्सप्लोर किया, बच्चे को हमने रैपो फॉर्म की, हमने अच्छे से उसको कॉन्फिडेंस लिया. अब पता चलता है कि बच्चे ने मोबाइल में, वो गेमिंग कर रहा है, गेमिंग के थ्रू उसके कॉन्टैक्ट्स बने. ही हैज स्टार्टेड टेकिंग वीड. बच्चा स्कूल कैसे जाएगा जब वो वीड लेके नशे में, उससे सुबह उठा ही नहीं जा रहा. अब उसने हमें उल्टा एक और धमकी दी, अगर आपने पेरेंट्स को बताई ये बात तो मैं घर जाते ही सुसाइड कर लूंगा. अरे पेरेंट्स को तो उसने करा ही ब्लैकमेल, साथ में हमें भी कर दिया. तो अब हमें उस तरीके से केस को मोल्ड करना पड़ा कि हम पेरेंट्स को रिपोर्ट भी करें और हम उसको बचाएं भी, क्योंकि आपका 12 साल का 13 साल का बच्चा अगर वीड ले रहा है तो वो हमारी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि, क्योंकि माइनर केस है, कुछ भी होगा तो केस हमारे ऊपर भी आएगा कि आपने तो हमें, पेरेंट्स कहेंगे आपने रिपोर्ट नहीं किया, बच्चा तो माइनर है. करेक्ट. बट विद गॉड ग्रेस उसकी थेरेपीज चल रही हैं और काफी बेटर है वो बच्चा. तो ऐसे ऐसे केसेस अब रिपोर्ट आ रहे हैं, हो रहे हैं, जो कि पहले इतने आइडेंटिफिकेशन नहीं थी. अब पेरेंट्स भी कहीं ना कहीं, और डिजिटल की वजह से ही शायद से, क्योंकि बहुत ज़्यादा अवेयरनेस होती है, लोग मेंटल हेल्थ के बारे में बात करते हैं, तो पेरेंट्स भी इसीलिए आके खुद से अप्रोच करते हैं कि हमें कुछ बिहेवियरल इश्यूज लग रहे हैं. ये 8-8 घंटे रूम में बंद रहता है, बाहर नहीं आ रहा. बट ये इस केस में फिर क्या आपने थेरेपी उसको बच्चे की, हमारा 13 इयर्स का बच्चा, तो काउंसलिंग तो हम कर नहीं सकते. तो बच्चे की बिहेवियर थेरेपी चल रही है, प्ले एंड आर्ट थेरेपी. प्ले एंड आर्ट थेरेपी में क्या होता है, आर्ट के थ्रू हम बहुत से इमोशंस को बाहर निकालते हैं और उसके साथ बच्चे को रिलेट करवाते हैं. स्टोरी टेलिंग हो गई, तो बहुत सारी एक्टिविटी बेस्ड होता है जिसमें हम बच्चों के साथ काम करते हैं. तो अब टीनेज भी एज ग्रुप क्या है उस पर डिपेंड करता है. 16-17 साल का बच्चा होगा, फिर भी डिपेंडिंग ऑन की डायग्नोसिस क्या है, वो फिर भी समझ जाएगा. पर 12 साल 13 साल के बच्चे नहीं समझेंगे. तो हमें बहुत सारी एक्टिविटी बेस्ड थेरेपीज करनी पड़ती हैं बच्चों के साथ. आज के टाइम पे टीनेज के लिए जो सोशल मीडिया है वो वरदान है या अभिशाप है आपके हिसाब से? बड़ा ही टफ क्वेश्चन है, बट अगर आप मेरी राय मानेंगे तो मेरे हिसाब से वो वरदान तो बिल्कुल भी नहीं है. क्योंकि बच्चे जो है वो मेंटली, फिजिकली इनफैक्ट ग्रो नहीं कर पा रहे, ओबीस हो रहे हैं बच्चे. आप जब किसी भी कंटेंट को लेके बैठते हो, पहले अगर आपको याद हो 10th और 12th के बच्चे मेजरली जब बोर्ड के एग्जाम्स होते थे ना, तब 5-5 घंटे रूम में बैठते थे. करेक्ट. अब बच्चे ना हर समय 5 घंटे मोबाइल पे बैठे हुए हैं. सो वो जो फ्लो ऑफ सिटिंग है, अब आप पूरे 12 महीने ही अगर बैठे हुए हो 5 घंटे 4 घंटे, पेरेंट्स खुद रिपोर्ट करते हैं 4 से 5 घंटे तो इसका मोबाइल है. तो वो आई थिंक इसको हम वरदान में कन्वर्ट कर सकते थे, टेकिंग जस्ट अ हेल्प ऑफ द थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट. जो कंटेंट हमें चाहिए, जो हमें गाइड चाहिए, जो हेल्प चाहिए, बट
ओवर यूज, एक्सेसिव यूज हर एक चीज का नुकसान करता है। बच्चों में ओवर थिंकिंग डेवलप हो रही है, सोशल ट्रॉमा बहुत ज्यादा आ गया है। सोशल एक जो होता है ना, आपको दिखावा है कि मुझे तो ये करना है बिकॉज वो तो ऐसे कर रहे हैं, तो वो चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। सोशल एक फोमो आ चुका है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। आपको हर समय लगता है कि कुछ मिसिंग है। स्क्रॉलिंग की इतनी हैबिट पड़ चुकी है, ये स्क्रॉलिंग भी एक डिसऑर्डर बन चुका है। करेक्ट। यू कांट सिट, आप हर समय फिम्बल कर, कुछ ना कुछ आप हिलते रहोगे, फिजिडिटी रहती है आपके पास। तो ये जो सोशल मीडिया का एक्सपोजर जो इतना ज्यादा एक्सपोज हो रहा है बच्चों के लिए, टीनेजर्स के लिए स्पेशली, वो बहुत सारी आपके जो ट्रॉमाज है वो डेवलप कर रहा है, और हम खुद से डेवलप कर रहे हैं। ओवर थिंकिंग की बात करी जैसे मैंने, तो आप बार बार सोचते हो अरे उसके तो इतने फॉलोअर्स बढ़ गए, उसने एक रील डाली थी उसमें तो कुछ था नहीं, इतने सारे लाइक्स आ गए। कंपटीशन आप देखो, पहले कंपटीशन होता था यार 10th के पेपर आ रहे हैं, मार्क्स अच्छे आने चाहिए। करेक्ट। इस बार प्री बोर्ड में उसके मार्क्स ना इंग्लिश में ज्यादा आए हैं, मेरे कम आए हैं, बट आई एम श्योर मैं बोर्ड में तो कर ही लूंगा। अब तो एग्जाम सिर्फ एक एग्जाम्स के लिए रह गए। सो डिजिटल डिटॉक्सिंग बहुत जरूरी है, और आई थिंक वो हर एक एज ग्रुप के लिए होनी चाहिए। इट्स नॉट अबाउट कि पेरेंट्स तो उनको तो लाइसेंस है, दे कैन यूज इट, बट बच्चों को बेटर फ्यूचर देने के लिए आप क्या सोचो कि बच्चों को सिर्फ आपको डिजिटल फ्यूचर देना है, रील्स बना रहे हैं एंड दे विल गेट एन वो जो आपका यूट्यूब का गोल्ड चैनल मिल गया आपको, सिल्वर मिल गया आपको। आई थिंक उसके अलावा भी लाइफ है। वेरी इंपॉर्टेंट कि आप बच्चों को मेंटली कैसे ग्रो कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है। मुझे यहाँ पे लगता है कि शायद ना जो बच्चे हैं उनके साथ साथ पेरेंट्स की भी एक काउंसलिंग होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं मेरे को कुछ चीज़ें ऐसा भी लगता है कि अगर हम बच्चों के साथ ये डिस्कस करें कि हमने हेल्दी कंटेंट की तरफ, क्योंकि ऐसा नहीं कि सोशल मीडिया पे सारा नेगेटिव भी कंटेंट है, बहुत अच्छा और हेल्दी भी है। जैसे काफ़ी सारे बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो शायद ट्यूशन ही यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, बिल्कुल, है ना, या किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से वो कहीं ना कहीं अपनी जीके या ये सब चीज़ें वो पढ़ रहे हैं और खुद को एजुकेट कर रहे हैं। तो ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि एज अ पेरेंट हम लोगों को एक हेल्दी डिस्कशन में आना चाहिए बच्चों के साथ में। हम उनसे डिस्कस करें, है ना, कि ये वाला टॉपिक आप देखो, ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। अगर हम बस माइंड को मतलब उनके डाइवर्ट करें कि वो मतलब एक डर्टी कंटेंट से धीरे धीरे एक एजुकेशन वाले कंटेंट में शिफ्ट हो जाएं, तो ये इसके लिए आप बताइए, आप पेरेंट को क्या टिप्स देना चाहेंगे? कि पेरेंटिंग एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट अगर हमारे पास केसेस टीनेजर्स में आते भी हैं तो बच्चों से पहले हम पेरेंट्स की एजुकेशन करते हैं, और कंटेंट किस तरीके का देखना है आप बता भी देंगे, बट स्टिल बच्चे उसमें कर लेते हैं, क्योंकि अब क्या है, दिस इज द एज, आप समझ रहे हैं, वो प्यूबर्टी में आ गए हैं, उनके हार्मोन्स रेज हो रहे हैं, सो बच्चों को वो अट्रैक्ट कर रहा है। अगर हम भी याद करें तो हम लोगों को भी क्लास में रहता था बॉयज और गर्ल्स में कि ही शुड टॉक टू मी या शी शुड बी माई फ्रेंड, तो ऐसे वो एक रहता था। तो वो हार्मोन्स तो वही है, बट हम बच्चों को डिजिटली कन्वर्ट कैसे करें, हम उनके साथ ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करें। एक हेल्दी आपका एक मील डे में जरूर होना चाहिए। अब क्या है, एक फैमिली, फंक्शनिंग फैमिली नहीं रह गई। फादर रात को लेट आ रहे हैं घर पे, फादर भी आते ही मोबाइल पे है, बिजनेस चल रहा है, या फिर अब तो मैं थक गया हूँ तो मुझे तो अब फ्री टाइम चाहिए, तो फ्री टाइम में भी चैटिंग चल रही है, स्क्रॉलिंग चल रही है। मदर भी कहती है मैं थक गई हूँ, तो वो पेरेंट्स का भी एक पैटर्न बन गया है। सो आई थिंक वी शुड ब्रेक दैट पैटर्न फर्स्ट ऑफ ऑल, कि अगर हम 8 बजे घर पे बैठ रहे हैं, हमारा डिनर टाइम है, तो डिनर विल बी ऑल टुगेदर, वी विल बी सिटिंग ऑन अ टेबल, एक टेबल पे बैठ के सभी इकट्ठे डिनर करेंगे। उसके बाद आपको एक टाइम देना चाहिए जिसमें आप अपनी पूरे दिन की एक डिस्कशन करो, और बच्चे भी उसमें बताएंगे, बिकॉज बच्चों का भी ये जो टफ टाइम होता है, ये जो आपका टीनेज वाला टाइम होता है, इसमें बच्चों के कॉम्पिटिशन्स और पीयर प्रेशर बहुत ज्यादा रहता है, तो बच्चों से बात करनी बहुत जरूरी है। जितना बच्चे अपने आप को इमोशनली एक्सप्रेस करेंगे, उतने अच्छा बच्चा मेंटली भी ग्रो करेगा और इमोशनली वो मैच्योर होगा। अभी क्या, बच्चों में इमोशनली मैच्योरिटी, बच्चों का आईक्यू तो ठीक आता है, ईक्यू लेवल बच्चों का खराब आता है अब।
इमोशनल क्वेश्चन बिल्कुल खराब है बच्चों में, वो है ही नहीं। आप घर के जो हमारे घर में ग्रैंड पेरेंट्स है उनके साथ कनेक्शन नहीं है। सो आई थिंक वो एक फैमिली रीयूनियन करनी बहुत जरूरी है। आप डिजिटली बच्चे को कैसे मैनेज करेंगे, बच्चा क्या कंटेंट देख रहा है, आपको उस पर लॉक लगाना, कौन सी एप्रोप्रिएट उसके लिए सोशल मीडिया साइट नहीं है उस पर आपको एक सुपरविजन करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट। और एक फैमिली का टाइम आप एटलीस्ट वीक में एक दिन निकालिए जिसमें आप सब इकट्ठे हो। करेक्ट। बच्चों को वो वैल्यूज देनी, बच्चों में वैल्यूज नहीं है। अभी आप देखेंगे गेट टुगेदर्स भी होती हैं अगर, तो बच्चे ना बड़े बड़े पैनिक हो जाते हैं, अरे क्या है ये, हमें इतनी भीड़ अच्छी नहीं लग रही, वापस घर चलो। तो बच्चे वो भी हैंडल नहीं कर पाते। एक फैमिली सेफ एनवायरनमेंट बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, और इसमें जो पेरेंट्स का रोल रहेगा, ग्रैंड पेरेंट्स का रोल रहेगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस एज ग्रुप में। यहाँ पे ना मैम मुझे कहीं ना कहीं एक बारी मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ पे IIT बाबा जी मुझे बहुत याद आ रहे हैं। उसके पीछे एक रीज़न है कि उन्होंने एक बात बोली है कि मेरे पेरेंट्स कहते हैं कि उन्होंने मेरे लिए सब कुछ किया है ना, उन्होंने मुझे पढ़ाया, एजुकेशन दी, उन्होंने मुझे सब कुछ दिया, लेकिन वो जो प्यार और जो टाइम था वो नहीं दिया। बिल्कुल है ना, तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट बच्चे के ऊपर पड़ता है। बिल्कुल पड़ता है ना, वो आज नहीं तो कल मतलब कहीं ना कहीं वो ट्रॉमा निकलता है बाहर। अभी आपने एक रिसेंट इंटरव्यू में आमिर खान का देख रही थी, उन्होंने भी ये बात बोली कि मैंने अपनी लाइफ के 30 साल शूटिंग और मूवीज में निकाल दिया और मुझे पता ही नहीं चला मेरे बच्चे कब बड़े हो गए। आज मेरा बेटा क्या कर रहा है मुझे नहीं पता। किसी ने मुझसे पूछा कि अब आपका बेटा ये मूवी कर रहा है, कहते मुझे नहीं पता, क्योंकि मेरा वो कनेक्शन है ही नहीं मेरे बच्चों के साथ। करेक्ट। तो वो आप ग्रो कर रहे हो बहुत इम्पोर्टेंट है, पर उस ग्रो के लिए आपने जो एक लाइफ लेके आए हो, आप जो अपने बच्चे लेके आए हो, उनको आप ऐसे मत छोड़ो। दे आर स्टिल अलाइव, वो एक जिंदा जीव है, उनको टाइम देना, उनके साथ टाइम इन्वेस्ट करना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वो आप किसी भी फील्ड में हो, आप बिल्कुल हाई बूम पे हो गए। आई हैव सीन आलिया भट्ट, बहुत अच्छे से केयर करती है वो अपने बच्चों की, अपनी डॉटर को वो हर जगह आपको बच्चे को वो जो प्ले टाइम इनिशियली एज में होता है 0 to 5 years में, क्योंकि तब बच्चा इमोशनली आपका मैच्योर होता है। करेक्ट। तो हर एक एज ग्रुप का एक माइलस्टोन होता है, तो वो बड़ा इम्पोर्टेंट है। अगर आज एक इतने हाई लेवल पे एक एक्टर को फील हो रहा है कि मैंने वो टाइम नहीं दिया, तो वो एक्चुअल है। वो जो बच्चे बड़े हो रहे हैं उनमें पर्सनालिटी इश्यूज आते हैं, और वो डिसऑर्डर्स में कन्वर्ट होते हैं। पर्सनालिटी इश्यूज कहाँ से आ रहे हैं? ऐसा तो नहीं है कि पर्सनालिटी इशू बाय बर्थ है, कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स हैं जो कि पैदा होते ही होते हैं, नहीं। इट्स एनवायरमेंटल बेस्ड। आप सबसे पहले आपको घर का एनवायरनमेंट मिलता है, फिर आपको बाहर का मिलता है। हाउ यू टेक थिंग्स एंड हाउ यू हैंडल योर इमोशंस, हाउ यू हैंडल योर सेल्फ, वो आपकी एक पर्सनालिटी बिल्ड करता है। आज के टाइम पे ना जैसे अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, तो काफ़ी बच्चों से मैंने सुना है कि यार आई एम इन डिप्रेशन, मुझे तो बहुत एंजाइटी हो रही है। तो ये वर्ड इतने बड़े हैं, डिप्रेशन और एंजाइटी। पहले तो मैं इन वर्ड की डेफिनेशन आप मुझे समझा दीजिए कि ये डेफिनेशन क्या है इनकी। देखिए, एंजाइटी और डिप्रेशन दो अलग अलग टर्म्स है। एंजाइटी हमें किसी भी सिचुएशन में होती है। फॉर एग्जाम्पल, वी आर गोइंग फॉर सम न्यू प्रोजेक्ट, या फिर आज हमें पॉडकास्ट ही शूट करना, तो उससे पहले मुझे एंजाइटी, थोड़ी घबराहट होना, एक पैनिकनेस होना, हार्ट बीट तेज हो जाना। डिप्रेशन इज अ डिसऑर्डर जिसमें डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी हम लोग मेडिसिन से हमें ट्रीट करना है, हमें थेरेपीज की हेल्प लेनी है, मेडिसिन या थेरेपीज दोनों की हेल्प लेनी है। तो आजकल क्या है, ये टर्म्स ना बच्चों ने सुन ली है, एंजाइटी, डिप्रेशन। एंजाइटी आपको एग्जाम के टाइम पे हो सकती है, आपको बहुत स्वेटिंग होती है हमें हाथों में जब हम एग्जाम देने जाते हैं, हम पैनिक हो जाते हैं, कई बच्चे फेंट भी हो जाते हैं। दैट इज एंजाइटी, दैट इज नॉर्मल। और वो एक टाइम के बाद हमारी धीरे धीरे जो ब्रेथ है वो नॉर्मल होती है, ठीक हो जाती है। बट डिप्रेशन इज नेक्स्ट लेवल देन, जिसको ट्रीट करने में टाइम लगता है,
इसको ठीक होने में टाइम लगता है। सो अब बच्चे क्या है, आपके पास AI आ गया है, इतने जेंजी बन गए हैं, अगर आप प्रिपरेशन भी पूछो हो गई, हाँ चैट GPT था ना, उसने सब कुछ बता दिया, हमने प्रिपेयर कर लिया। करेक्ट करेक्ट, हाँ। तो वो टर्म्स का बच्चे, अब क्या बच्चे स्मार्ट हो गए हैं, ये टर्म्स हिट करते हैं पेरेंट्स पे। मुझे ज्यादा मत बोलो, मुझे एंजाइटी हो रही है, मुझे डिप्रेशन, आई एम नॉट फीलिंग गुड। अब डिप्रेशन के सिम्टम्स पढ़ लिए, लोनलीनेस हो रही है, आई डोंट फील लाइक टॉकिंग, आई डोंट फील लाइक ईटिंग एनीथिंग, मुझे नींद नहीं आ रही है। तो आपको देखना पड़ता है कि आपके सिम्टम्स क्या है। एंजाइटी तो सबको होती है, बट इट्स हाउ यू कंट्रोल योर एंजाइटी। और एंजाइटी के लिए आपको थेरेपी या मेडिकेशन की जरूरत कब पड़ती है? एंजाइटी की भी मेडिसिन होती है, बट आप किस लेवल पे हो और आप कितना कंट्रोल कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे, दैट डिपेंड्स। एक मैम, जैसे बच्चे अभी आजकल बड़े हो रहे हैं, है ना, काफ़ी बच्चे हैं जो मतलब सोशल मीडिया को ही अपना करियर चूज कर रहे हैं। ऐसा भी है कि काफ़ी बच्चे कहते हैं कि हम तो बड़े होकर यूट्यूबर बनेंगे, है ना, या हम इन्फ्लुएंसर बनेंगे। तो ये एक करियर ऑप्शन हो सकता है उनके लिए, है ना। दूसरी बात ये कि जब हम एक करियर के उस पर जा रहे होते हैं, जैसे काफ़ी एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको एक कंप्लेंट रहती है, वो होती है ओवर थिंकिंग की, कि हम बहुत ओवर थिंक करते हैं, हमें समझ नहीं आता, काफ़ी चीज़ों को लेके एनालाइज करते हुए वो ओवर थिंक करते हैं। तो ये ओवर थिंक के पैटर्न को कैसे ब्रेक किया जाए? पहले जो आपने पूछा यूट्यूबर का, तो इसका मेरे पास बहुत अच्छा एग्जाम्पल आ रहा है। मेरे पास एक बच्चा 5 years पहले से आ रहा था, तब वो आई थिंक 9 या 10 years का था, अभी वो 14-15 years का है। और जब वो आया था, ही इज लर्निंग डिसेबिलिटी ऑलरेडी डायग्नोज्ड है, पढ़ने में उसको दिक्कत है, वो पढ़ नहीं पाता। और मम्मा जो है उसकी सिंगल अर्निंग है, पापा की अर्निंग नहीं है। तो वो आके यही कहता था, मैडम मेरे को जितनी मर्जी क्लासेस दे दो। छोटा सा बच्चा, मैं आपको बता रही हूँ, आप जितना मर्जी पढ़ा लो, मैंने पढ़ना तो है नहीं, मैं तो ढोल ही बजाना है, पंजाबी में बोलता था, मैं तो ढोल ही बजाऊंगा। मैंने कहा अच्छा ढोल बजा लियो तू, पर अभी तो पढ़ ले, तेरी मम्मी इतनी टेंशन में। मैंने यूट्यूबर बनना है मैम। मैंने कहा यूट्यूबर बन जाएगा, तू पैसे कैसे कमाएगा? मुझे उस समय इतनी नॉलेज नहीं थी कि यूट्यूबर्स और ये सब, आप जब एक आपकी एक फॉलोअर्स या सब्सक्रिप्शंस बढ़ते हैं तो यूट्यूब स्टार्ट पेइंग यू। तो उसने मुझे सब कुछ बताया। अच्छा। तो वो 10 साल के बच्चे ने मुझे एक्सप्लेन किया, और मैं इतनी बड़ी हूँ, उससे मुझे नहीं पता था। तो बच्चों में ना ये कॉन्सेप्ट आ गया अब, क्योंकि आपने इतना डिजिटली अपने आप को एजुकेट कर लिया है। करेक्ट। ये डिजिटल एजुकेशन हो रही है, और जो एक नॉर्मल एजुकेशन है वो पीछे हो गई है। तो सेटिंग सब पता है बच्चों को, तो बच्चे अब डिजिटली स्मार्ट हो गए हैं। उनको करना ही नहीं है कुछ, कोई जॉब नहीं करनी। अरे मम्मी ना सुबह जाती है, रात को आती है, इतनी मेहनत करती है, मम्मी को मैं मम्मी से ज्यादा पैसे कमा के दिखाऊंगा। अच्छा। तो वो बच्चों का एक माइंडसेट बन गया है। बच्चे जो देख रहे हैं वही कर रहे हैं। बच्चों को चेंज करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। बच्चों को लगता है ये अर्निंग सोर्स बहुत अच्छा है, पर जब हम जॉब करते हैं या किसी भी फील्ड में हम जाते हैं, वी यूज आवर ब्रेन। उसमें यहाँ पे मेंटल एक्सरसाइजेस होती है, मेंटल एक्सरसाइजेस नहीं हो रही, आपका लेफ्ट और राइट ब्रेन यूज ही नहीं हो रहा। वो यूज नहीं होगा तो आप क्या हो? आप यू आर ओवर थिंकर, आप डेड हो। जिस दिन आपको किसी रील में अच्छे रिव्यूज नहीं मिले, अगर आपको किसी रील में आपको लाइक्स अच्छे नहीं मिले, क्या करोगे आप? तो ये जो ओवर थिंकिंग भी है, एक पैटर्न ओवर थिंकिंग का भी बहुत ज्यादा सब में बन चुका है। क्योंकि पहले क्या होता था, हमें होता था हमने पढ़ना है, हमें जॉब करनी है और हमें फैमिली को स्टैंड करना है, हमें एक अच्छी अर्निंग करनी है। बट अब अर्निंग के अलावा हमें सोशली अपने आप को दिखाना है। तो वो ओवर थिंकिंग में मैं क्या करूं, मैं कैसे करूं, इट्स लाइक रनिंग आफ्टर अ डेड हाउस। ओवर थिंकिंग की अगर मैं डेफिनेशन को डिफाइन करूं, आप ओवर थिंकिंग को कैसे लेते हो? मतलब पर्टिकुलर किसी एक ही टॉपिक के बारे में सोचना, या फिर मल्टीपल टॉपिक्स के बारे में सोचना? इसमें वेरिएशन रहती है। आपके पास एक आपका ADHD माइंड है, हाइपर माइंड है, वो उसकी शिफ्ट हो रहे हैं। एक है बस एक ही टॉपिक पे सोच रहा है। अब आपने एक टॉपिक पे सोचा, जब तक वो चीज हुई नहीं, या तो आर या पार, आपके पास अगला टॉपिक रेडी होगा। लाइक मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ आपको। हमारे पास होम मेकर्स आते हैं जैसे, तो स्टार्टिंग में मदर इन लॉ से प्रॉब्लम थी,
वो थोड़ी बेटर हुई तो फिर आगे अभी नन से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई, वो बेटर हुई तो मेड से प्रॉब्लम हो गई, मेड से बेटर हुई तो किसी और से, तो वो एक पैटर्न बनता जाता है बिकॉज योर माइंड इज इन अ हैबिट ऑफ थिंकिंग। माइंड को भी तो कुछ चाहिए ना एक्सरसाइज। बट वंस यू आर इन सम प्रोडक्टिव वर्क, आप कोई काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप होम मेकर हो और आप सिलाई कर रहे हो, आपने अपना काम किया, आपको किसी से कोई मतलब नहीं है, एंड यू स्टार्टेड विद योर ओन वर्क, आप निटिंग कर रहे हो, आपने अपनी निटिंग करी, तो वहां क्या आपका प्रोडक्शन ऑफ वर्क चल रहा है। आपने ड्राइंग करी, आपने आर्ट करी, आपने कुछ भी प्रोडक्टिव वर्क जो हॉबीज में हम कह सकते हैं, तो वहां पे ओवर थिंकिंग ब्रेन जो है वो रेस्ट पे जाता है। आपकी ओवर थिंकिंग तब चलती है जब आपके पास कोई प्रोडक्टिव काम ही नहीं है करने के लिए। वो एक हमारे जो दादी दादा होते थे वो एक डायलॉग मारते थे, खाली दिमाग शैतान का घर। करेक्ट। तो वो ओवर थिंकिंग वाला वही होता है, यू आर जस्ट रनिंग आफ्टर अ डेड हॉर्स, यू विल नॉट गेट एनीथिंग। तो वो ओवर एनालिसिस हर चीज का, अरे उसने मुझे ऐसे क्यों बोल दिया, और वो जॉब में भी रहता है। जॉब में भी लोग बहुत ओवर थिंकिंग करते हैं, आज बॉस ने मुझे स्माइल नहीं दी, कल तो मुझसे बहुत अच्छे से बात करती, मुझसे कोई गलती हो गई। हाँ करेक्ट, ऐसा होता है कि वो उस थॉट में जाते हैं कि पता नहीं आज मुझे वैसा रिप्लाई नहीं आया, तो आप ये सोचो, आप जब एक थॉट के साथ कनेक्ट होते हो तो वो जो चेन पुरानी वाली होती है ना, वो पीछे से आगे नहीं, आप पीछे के डॉट्स को कनेक्ट करना शुरू कर देते हो। तो वो डॉट्स पीछे वाले जब आप उठाओगे तो पीछे तो आपके पास सारा गार्बेज पड़ा है। करेक्ट। तो वो गार्बेज आपने लाके रख दिया, अब वो गार्बेज तो स्टिंक होगा ना, वो तो स्मेल देगा ही आपको। तो वो थॉट्स भी उसी हिसाब से चलते हैं। तो हमारे थॉट्स कंट्रोल में ही नहीं आ रहे क्योंकि हम हम चेन ब्रेक नहीं कर रहे। वी नीड टू ब्रेक अ चेन दैट दिस इंसिडेंट ऑलरेडी हैपेंड, ठीक है छोड़ दो, अब इसको हमने करेक्ट कर दिया। हम करेक्ट करने के बाद भी उसको सोचते हैं, अब करेक्ट हो गया, हम आगे मूव ऑन हो गए, देन व्हाई। वो बहुत मैटर करता है कि आप डॉट्स को कैसे जोड़ रहे हो। अब या तो आप डॉट्स को पॉजिटिव करो, अरे मैंने इस सिचुएशन में ये चीज ऐसे हैंडल करी थी, सो नाउ आई कैन हैंडल इट। पहले लोग स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव होते थे, रिलीजियसली बहुत एक्टिव होते थे, सबको ग्रंथ याद होते थे, अब नहीं है। और स्पिरिचुअली, आई एम नॉट सेइंग कि स्पिरिचुअली होना अच्छा है या बुरा है, वो एक इंडिविजुअल चॉइस है। बट जब हम वो पढ़ते थे हनुमान चालीसा या हम लोग कोई कथा करते थे तो हमें याद होती थी। वो याद होने का हमारा कंसंट्रेशन लेवल बढ़ रहा है, हमारी अटेंशन फोकस बढ़ रही है। अब वो अटेंशन फोकस डाइवर्ट हो चुकी है, तो हमें डाइवर्जन के रीजंस मिल रहे हैं। तो वो डाइवर्जन, आप अभी एक जगह बैठ के एक पेज भी नहीं हम रीड कर सकते। हम टीनेज की बच्चों की बात कर रहे हैं कि बच्चे पढ़ नहीं रहे। एडल्ट्स की भी मैं अगर बात करूं, मैं किसी मदर को भी मैं एक्सरसाइज करवाती हूँ इनफैक्ट क्लिनिक में मदर से, मैं उनको कहती हूँ आप एक ये पेज पढ़ के बताओ। इट्स सो डिफिकल्ट फॉर देम टू रीड, बैठने की हैबिट ही नहीं है। करेक्ट, वो कंसंट्रेशन की हैबिट नहीं है। हाँ, एक मैम मेरे पास ना, मेरे नोन टू हैं, मैंने उनको देखा, आप मुझे बताइएगा कि इसको ओवर थिंक में लेंगे हम या एंजाइटी में लेंगे। उनका क्या केस है ना कि वो पर्टिकुलर, मतलब ही इज़ अ वेरी मोटिवेशनल पर्सनालिटी, वैसे वो मोटिवेट ही रहते हैं, पर्सनालिटी भी काफ़ी अच्छी है, बट उनके साथ क्या होता है ना कि वो जैसे फॉर एग्जांपल किसी एक थॉट को लेके बैठे हैं तो वो उस थॉट को ना बहुत एक्सट्रीम लेवल पे सोच लेते हैं, और इतना एक्सट्रीम सोचते हैं कि एट द एंड उसका नेगेटिव निकलता है कि ये चीज़ है, अच्छा अगर हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया तो इसमें ना ये डिफ़िकल्टी आ सकती है क्योंकि वहाँ से ये होगा, तो मतलब वो चीज़ शुरू होने से पहले ही एक रिजल्ट पे आके ख़त्म हो जाती है। तो अगर हम अपने हर डिसीजन मेकिंग में वो ही चीज़ कर रहे हैं तो इस पैटर्न को आप क्या कहेंगे? ये ऑब्वियसली ओवर थिंकिंग, ओवर एनालिसिस है, इसमें एंजाइटी का भी बहुत रोल रहता है। ओवर थिंकिंग और एंजाइटी ना कोरिलेटेड है। अब आप समझो, जब हमारी एंजाइटी ज्यादा होगी तो हम सोचेंगे ज्यादा। अब आप अपनी डिसीजन को लेके अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो और अब वो पैटर्न बन चुका है, इट्स एन हैबिट। एक हैबिट होती है ना आपकी, पूरे दिन की एक रूटीन होती है, वैसे थिंकिंग की भी एक रूटीन होती है। उसको ब्रेक करना बड़ा जरूरी है। पहले तो वो आइडेंटिफाई करना, उसको समझना कि ओवर थिंकिंग है। कि कई लोग तो इसी में हैप्पी हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम फ्यूचर एनालिस्ट है। हाँ, करेक्ट। तो अब वो फ्यूचर एनालिस्ट नहीं हो आप अपना टाइम अपने ब्रेन को एक गलत एक्सरसाइज करवा रहे हो।
ओवर थिंकिंग करके ओवर एनालिसिस कर रहे हो, और वो जो रिजल्ट हो सकता है पॉजिटिव आना है वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि आपने पहले से ही प्रिडिक्शन कर ली, आपने Correct. मैनिफेस्टेशन पहले ही दे दी कि भाई ये तो काम नहीं होगा, और हो सकता है वो हो सकता था. तो ओवर थिंकिंग मीन्स यू आर डिगिंग अ होल योर सेल्फ ओनली, और जहाँ खड़े हो वहीं डिग कर रहे हो आप, और आप सोच रहे हो कि मैं तो आगे कुआं खोद रहा हूँ और मैं क्यों नीचे जाता जा रहा हूँ. करेक्ट करेक्ट. तो वो ओवर थिंकिंग एंजाइटी को आप दोनों को कोरिलेट करके सोच सकते हो. तो ओवर थिंकिंग में एंजाइटी बढ़ती ही है आपकी, आप सोचे जा रहे हो, आप नेगेटिव उसका रिजल्ट लेके आ ही जा रहे हो, तो वो एंजाइटी तो रेज होगी आपकी. सेम चीज एक अगर मैं रिलेशनशिप की बात करूं तो आजकल उस पे भी इम्प्लीमेंट हो गई है कि लोग अपने पार्टनर्स को लेके काफी इनसिक्योर हैं. वहां भी क्या ये ओवर थिंकिंग वाला पैटर्न चल रहा है? आपको क्या लगता है इनसिक्योरिटी, आप भी रिलेशनशिप में होंगे, इनसिक्योरिटी किस वजह से आती है आपके रिलेशनशिप में? मुझे तो इनसिक्योरिटी फोन लगता है कि इनसिक्योरिटी का मतलब आपका मोबाइल फोन है, और कोई रीजन? तो यही है इनसिक्योरिटी. अब फोन का बीच में आने का मतलब आपका टाइम कम जा रहा है. करेक्ट. आप टाइम नहीं दे पा रहे किसी को. तो इनसिक्योरिटी तो तभी आती है ना जब पार्टनर में वो ट्रस्ट, वो सिक्योरिटी नहीं है. ट्रस्ट भी है पर सिक्योरिटी कैसे आएगी? व्हेन यू स्पेंड टाइम टुगेदर, व्हेन यू टॉक अबाउट योर इश्यूज, योर गुड टाइम्स, योर बैड टाइम्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अभी क्या होता है, कितनी बार हम चीजें मिस कर देते हैं, वो होके खत्म भी हो जाती है, बट वी डोंट हैव टाइम टू रिपोर्ट टू आवर पार्टनर. तो वो जब तक वो खत्म, वो नॉर्मल पेस पे आ जाती है, तब तक मन भी नहीं करता बताने का. तो हम लोग भी इतना ज्यादा हर एक रूटीन में अपने साथ इतना बिजी हो चुके हैं, वो जो एक कनेक्शन है. अभी कितने कपल्स आते भी हैं तो उनके पास एक मील का भी टाइम नहीं है. अगर वाइफ सुबह मॉर्निंग में जल्दी जा रही है ऑफिस, हस्बैंड बिजनेस में, तो हस्बैंड रात को लेट आ रहा है, वाइफ को मॉर्निंग में जल्दी जाना है, तो वो अपनी रूटीन से चल रही. सिर्फ सैटरडे संडे मिलते हैं, और सैटरडे संडे में भी घर का बजट, घर का काम, बच्चों का काम, और उसमें भी कुछ चीजों में दोनों की बातों में किसी ना किसी बात पे बहस हो जाना, आर्ग्यूमेंट्स रहते हैं, और बच्चों की वजह से आर्ग्यूमेंट्स, तो वो चीजें रहती हैं. तो एक जो कनेक्शन था पहले कि हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से पूछ के काम करते थे, या फिर आप एक दूसरे को वो मी टाइम देते थे, वो नहीं है. अभी क्या है, मी पे आ गया सिर्फ. मतलब वो सिंगल हो चुका है. करेक्ट. सब अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर रहे हैं. इनसिक्योरिटीज बहुत सारी रीजंस की वजह से है, तो उनको आइडेंटिफाई करके आप अपने रिलेशनशिप पे कैसे काम कर सकते हो, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. रिलेशन आज के टाइम पे मैम जैसे देखेंगे डिवोर्स के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उसके पीछे क्या रीजन है? बिकॉज आपके पास आई एम श्योर बहुत केसेस आते होंगे. अभी हम एक केस स्टडी से पहले शुरू करते हैं. मेरे पास एक कपल आया, शी इज अ एयर होस्टेस, बहुत अच्छी एयरलाइंस में है, और हस्बैंड जो है पायलट है, लव मैरिज हुई है, और ऑन द एज ऑफ डाइवोर्स, 6 months ऑफ मैरिज, और पिछले 5 साल से रिलेशनशिप में है. और रीजन रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब क्या है, लड़की शादी करके आई है, ऑब्वियसली वो अगर पहले भी एयर होस्टेस थी तो वो अपने जॉब प्रोफाइल से चल रही थी. Correct. थोड़ी हेल्प थी. अब क्या है, सडनली लाइफ चेंज हुई, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हुई, आपकी एक्सपेक्टेशंस चेंज हो गई. तो वो जो एक्सपेक्टेशंस है, इनफैक्ट अब जो जो न्यू जनरेशन गर्ल्स भी है, लड़कियां हैं, वो भी ना एक मतलब एक डरी हुई है कि हम लोग कैसे हैंडल करेंगे. मम्मी ने तो घर संभाला, बट वी आर नॉट, बिकॉज वी आर वर्किंग. अब आप वर्किंग हो, यू नीड अ हेल्प, और उस हेल्प के बिना आपका काम नहीं चल सकता. अब आप एक रिलेशनशिप में 5 years से हो, और वो सडनली हस्बैंड बनते ही आपसे एक्सपेक्टेशंस आ गई कि आप उनका टिफिन भी पैक करो, उनकी ड्रेस भी अप्रोप्रिएटली रेडी होनी चाहिए. वाई? उससे पहले भी तो आपका काम हो रहा था. बिल्कुल. या तो आप फिर ढूंढते जिसमें आपको होम मेकर चाहिए था. तो ऐसे बहुत सारे केसेस हैं. इनफैक्ट होम मेकर भी ऐसे हैं जिनके ऑन द एज ऑफ डाइवोर्स है, और उसमें काउंसलिंग चलते हैं, क्योंकि उनको खुद ही नहीं, क्योंकि अब क्या है, एक्सपोजर, फिर वही बात है, डिजिटल एक्सपोजर. तो हम जब देखते हैं डिजिटली, बहुत सारे वीडियोस होते हैं कि मदर इन लॉ बहुत इंटरफेयरिंग है, फैमिली जॉइंट फैमिली है, तो उसमें एडजस्टमेंट इश्यूज आते हैं. तो आई थिंक चीजों को हम बेटर कर सकते हैं, बट हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी. अब ऑब्वियसली बीइंग अ गर्ल, वी आर गोइंग टू सम न्यू प्लेस. जो रह रहा है वहाँ, उसको भी एडजस्टमेंट इश्यूज होंगे, और जो गया है उसको भी होंगे.
तो 1 साल लगता है एडजस्ट होने में। हम जाते ही कोई भी इतना ओपन नहीं है कि हाँ सब लोग बोलते हैं ये हमारी बेटी है, ये हमारा बेटा है, बट इट टेक्स टाइम। वी नीड टू अंडरस्टैंड। किसी के पास भी पेशेंस नहीं है, वो एडजस्टमेंट की पेशेंस नहीं है। करेक्ट। तो जैसे हम डिवोर्स की बात करें, है ना, तो डिवोर्स के मैक्सिमम रीजंस जैसे आपने बताया कि फैमिली एडजस्टमेंट है, साथ के साथ ही एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को आप कैसे लेते हैं? मैं आपको इसमें 2 केस स्टडीज बताती हूँ। अभी रिसेंट 14 years ऑफ मैरिज, हस्बैंड इज अर्निंग सो गुड, मतलब अच्छा पैकेज है उनका, और वाइफ भी शी इज अर्निंग गुड। 14 years ऑफ मैरिज, 2 बच्चे हैं, और वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। और अब हस्बैंड ऑलमोस्ट विजिट्स पे रहते हैं, घर पे कैमरास लगे हुए थे, कहीं वाइफ से स्किप हो गया और जो बॉयफ्रेंड है वो घर पे आया, हस्बैंड ने देखा। तो ये जो एक्स्ट्रा मैरिटल का, और जब वाइफ को इंटेरोगेट किया उसने, क्योंकि वो डाइवोर्स नहीं चाहता, बच्चे बड़े हैं, तो उसने कहा आई डोंट फील इमोशनली कनेक्टेड विद यू। अब जब मैं इमोशनली नहीं हूँ तो फिजिकली भी नहीं होंगे, एंड आई हैव बोथ द नीड्स। तो वो जो अब 14 years में, हस्बैंड का क्वेश्चन था, 14 years में तुझे नहीं पता चला कि मैं तेरे साथ इमोशनली नहीं हूँ या फिजिकली नहीं हूँ, व्हाई दिस? सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, यू नो। अब लोगों को लगता है कि ये पार्टनर तो है, शादी तो हो गई, बट इमोशनल कनेक्शन नहीं है, फिजिकल कनेक्शन नहीं है, इमोशनल नहीं है, तो कैसे होगा? तो वो बहुत मैटर करता है। और एक अभी रिसेंट आया, द गर्ल शी इज CA, बहुत अच्छी प्रोफाइल है उसकी भी, बट वही हस्बैंड जो है वो बिजनेस में है, और एक्सपेक्टेशंस है, मेड हटा दी घर से, शी इज वर्किंग इन समवेयर इन नोएडा आई गेस, तो वो ट्रैवलिंग में रहता है उसका। बट आप घर का काम करके जाओगे, आप रात को आके सारा काम करोगे, एंड आई थिंक समहाउ शी वाज राइट ऑन हर पार्ट कि भाई मैं वर्किंग हूँ, मुझसे नहीं हो रहा है, यू कैन टेक अ हेल्प, आई एम नॉट अ मेड, या तो तुम एक होम मेकर लेके आते। तो बहुत सारी चीजें, आई थिंक बोथ द पार्टीज आर नॉट रेडी टू एडजस्ट। कुछ काम आप करो, कुछ मैं करूँ, वो जो एक हेल्प होती है, एक डोमेस्टिक हेल्प हम कहते हैं। और अगर आपको मेड नहीं रखनी, आपको लगता है कि मेड हमारी फैमिली में ट्रेंड, तो आप हेल्प करो। करेक्ट। तो बहुत सारी चीजें, अब एक्सपोजर बहुत सारी चीजों का हो गया है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स पहले भी थे, कुछ पता चल जाते थे, कुछ नहीं पता चलते थे, करेक्ट। और वो आज भी चल रहा है। उसके लिए हम, आई थिंक वो एक इंडिविजुअल चॉइस है, और फिर लास्ट में आपको अपनी मैरिज कैसे सेव करनी है, वो भी फिर इंडिविजुअल चॉइस है। पहले के टाइम पे ऐसा होता था कि अगर कुछ हुआ भी है तो लेकिन रिलेशनशिप को, मैरिज को बचाने की कोशिश की जाती थी। उसका मेजर रीजन रहता था जॉइंट फैमिलीज। पहले मतलब अगर मैं भी अपनी पुरानी बात करूँ तो हम लोग शुरू से जॉइंट फैमिली में रहे हैं, अभी भी वी आर इन जॉइंट फैमिली, बट वो पैटर्न बहुत ब्रेक हो चुका है अब। तो वो जॉइंट फैमिली की वजह से ना, एक घर की इज्जत, लोग घर को बचाना चाहते थे, तो वो उसको घर ही घर में खत्म कर देते थे। अब न्यूक्लियर फैमिली की वजह से तुम अपना रास्ता पकड़ो, मैं अपना रास्ता पकड़ता, कि अब मोस्टली दोनों कपल्स जो है वो वर्किंग है, फाइनेंशियली कोई भी किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो भी एक मेजर रीजन है। सोशली सबका ग्रुप अच्छा है, तो कोई भी डिपेंडेंट है ही नहीं, तो फिर वो कैसे एक कनेक्शन बनेगा? आप फाइनेंशियली डिपेंडेंट हो, बट इमोशनली डिपेंडेंसी बहुत जरूरी है किसी भी रिलेशनशिप के लिए। वो एडजस्टमेंट, वो सोशल एडजस्टमेंट हो गया आपका, वो सब चीजें जरूरी है। कहीं ना कहीं ऐसा भी है ना कि फॉर एग्जांपल काफ़ी केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि जिनका डिवोर्स हुआ है, और डिवोर्स के केस में या तो हस्बैंड बहुत डाउन जाता है फॉर द टाइम बिंग, बिकॉज ये जो केसेस चल रहे हैं ना, ये बहुत ही मिड एज क्राइसिस मैं बोलूँगी कि 40s तक, मतलब लोग या तो सिंगल हो जा रहे हैं या अगेन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा रहे हैं, और वो ही टाइम उनके बिजनेस का भी है, काम का भी है, वर्कलोड का भी है, एंड बच्चे भी उनके साथ बड़े हो रहे हैं। तो इस टाइम पे जो एंजाइटी और डिप्रेशन आता है ना, उस केस के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, आप उसको कैसे हैंडल करते हो? इस एज ग्रुप में जो डिप्रेशन और एंजाइटी आता है, बहुत बार ना हैंडल मुश्किल होता है करना, क्योंकि बिल्कुल ब्रेकडाउन होता है कि मैंने तो अपना 100% दिया था, मेरे पार्टनर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं।
तो उस सिचुएशन में फैमिली सपोर्ट बहुत ज़्यादा रहता है। अब फैमिली में जो भी है, पेरेंट्स हैं, सिबलिंग्स हैं, जो भी है, तो हम लोग उनको कॉन्फिडेंस में लेके वहाँ से हम लोग थेरेपीज प्लान करते हैं। हम लोग मेडिकेशन, अगर लगता है कि डिप्रेशन का लेवल है, बंदा नहीं हैंडल कर पा रहा, तो उसको मेडिसिन पे भी हम लेके आते हैं। उसके साथ में थेरेपीज चलती है और फैमिली थेरेपी होती है फिर। करेक्ट, बिकॉज यहाँ पे फैमिली का सपोर्ट बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार क्या है, फैमिली भी ना बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती है। अरे हर तुम समझता क्यों नहीं है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा, हो गया ना, मूव ऑन। बट हमारे जो इमोशंस है, हमारा जो कनेक्शन उस इंसान के साथ जुड़ा हुआ था, वी आर नॉट एबल टू एक्सप्रेस इट। एक ब्रेकअप भी होता है आपका, टीनेज में ब्रेकअप हो जाएगा ना, ऐसा लगेगा पूरी जिंदगी खत्म हो गई है। फर्स्ट टाइम ब्रेकअप है, वो फर्स्ट इमोशन था उस पार्टनर के साथ। ऐसे ही जब आप एक फैमिली बनाते हो, तो वो जो पार्टनर के साथ कनेक्शन होता है वो बहुत मैटर करता है। और लॉस हो गया कि आपका पार्टनर चलो चला गया, बट डाइवोर्स के टाइम पे आपको लगता है, और ऐसे बहुत से केसेस आते हैं, एजुकेटेड होते हैं, और फिर एक ईगो भी क्लैश होती है, फिर बच्चों के लिए फाइट होती है। अभी मेरे पास एक रीसेंट केस चल रहा है, मदर है मेरे पास, उनका बच्चा स्पेशल नीड का है, तो एलिमनी मांगी, तो उसने कहा बच्चा मुझे दे दे। अब उन्होंने क्या किया कि एलिमनी के नाम पे मैं आपको वन टाइम पूरा अमाउंट दे रहा हूँ, बच्चा मुझे दे दो। अब मदर कंफ्यूज हो गई है, मदर को ऐसा लगता है मैं तो बच्चे को फाइनेंशियली ग्रो ही नहीं कर पाऊंगी, वो जितने भी पैसे दे रहे हैं, मैं 4 साल 5 साल में तो खत्म होंगे ही वो, उसके बाद मैं क्या करूंगी। तो बहुत सी रीजंस होते हैं कि आप डिप्रेशन में, आपकी एंजाइटी, ये धीरे धीरे स्टेप्स होते हैं जो कि रेज होते हैं, और उसको आप फर्दर ऑन कैसे हैंडल करते हो, उसको कैसे सपोर्ट करते हो, हाउ यू टेक योर डिप्रेशन। कितने लोग हमने देखे हैं बहुत ब्रेवली डिप्रेशन के सिम्टम्स से बाहर भी आए हैं। कितने लोग देखे हमने कि अब इतनी एज में आ चुके नहीं हैंडल हुए। कितने हमारे पास जेनरिक केसेस आते हैं 60s 70s के, और 20-25 साल से डिप्रेशन की दवाई खा रहे हैं। जो 20 साल 25 साल से डिप्रेशन की दवाई खा रहा है, वो कैसे अब ठीक होगा। नाउ दे आर डिपेंडेंट ऑन मेडिसिन ओनली। तो आप अर्ली आइडेंटिफिकेशन करके उसको अर्ली जितना क्योर करते हो उतना अच्छा रहता है। फैमिली बहुत मैटर करती है इसमें, और आपकी विलिंगनेस कितनी है ठीक होने की। सबसे पहले आपकी विलिंगनेस। करेक्ट। आप बोलो कि कर लो भाई, आप थेरेपी, ऐसे भी होते हैं, आप थेरेपी कर लो मैडम मेरी, देखा जाएगा। आप ब्लैंक होके बैठे हो, वी डोंट टेक दैट केसेस। जिनके पास खुद की विलिंगनेस नहीं है, इंसाइट नहीं है, पुतले के साथ काम थोड़ी करना है। करेक्ट। इस केस में मैम जो बच्चा है, वो बच्चे की माइंड पे क्या असर होता है? बच्चे के माइंड बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अगर जॉइंट फैमिली है तो कई बच्चे बहुत अच्छे से निकल भी जाते हैं, बट बच्चे एंजाइटी, पर्सनालिटी इश्यूज बच्चों में बहुत ज़्यादा डेवलप होते हैं। सोशल स्टिग्मा बच्चों में बहुत ज़्यादा होता है। सोशली दे आर नॉट एबल टू फेस द क्राउड, अपने में रहना पसंद करते हैं, इंट्रोवर्ट कह लो आप। बच्चों में बहुत सारे पर्सनालिटी इश्यूज विद टाइम डेवलप होते हैं। मेरे एक नेबर थे, मतलब मैं नाम नहीं ले सकती, तो वो बच्चा, मतलब जो उनकी डॉटर थी, वो 3rd क्लास में थी। तो लेडी के साथ में क्या हुआ था कि लेडी का फर्स्ट डाइवोर्स हो चुका था। सेकेंड टाइम शी वॉज इन अगेन इन रिलेशनशिप, मतलब वो, लेकिन वो रिलेशनशिप में इतनी टॉक्सिसिटी थी ना कि वो टॉक्सिसिटी, मतलब उसके पेरेंट की, मतलब वो लेडी के फेस पे तो दिखती ही थी, है ना। वो वर्किंग करती थी, अपने बच्चे को भी पाल रही है, बच्चे को भी देख रही है, और मोस्ट ऑफ द टाइम वो रो ही रही होती थी अपने बच्चे को लेकर। बट जो वो बच्चा है ना, वो बच्चा इतना इनसेंसिटिव हो गया था कि मतलब वो हमेशा ही ऐसा लगता था कि बच्चा डिप्रेशन में है। और बच्चे को कुछ भी बोलो, वो अपनी माँ को लेकर इतना सेंसिटिव हो गया था ना कि आप उसको अगर हल्का सा भी छेड़ोगे तो वो रो पड़ती थी बच्ची। तो जैसे जैसे वो बच्ची ग्रो करी, और जब वो 13-14 साल में पहुंची, तो 13-14 साल में ही वो किसी के साथ रिलेशनशिप में आ गई, क्योंकि उस लड़के से उसने वो बातें शेयर करी, और उस लड़के ने कहीं ना कहीं उसको बोला कि कोई बात नहीं, मैं हूँ और आप मुझसे मतलब सारी बातें शेयर कर सकते हो, और वो उस लड़के के साथ में रिलेशनशिप में आ गई। तो उसको लगा कि वो लड़का उसको वो प्यार दे रहा है जो शायद उसकी मम्मी नहीं दे पा रही है, या उसकी मम्मी खुद ही परेशान है, ऐसा ऐसा सोच के। तो ऐसी परवरिश को लेके या ऐसी चीज़ों को लेके ना एक बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी और डर आता है। ऐसे केस में आप
कैसे मतलब देखो, इसको ये handle जो करेंगे? केसेस होते हैं, ये बच्चे मोस्टली बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी में आ गए कि बहुत ज्यादा ट्रस्ट इश्यूज आते हैं इनमें। अब इसको फर्स्ट मिला तो इसको ट्रस्ट आया इस पे, इसने सब कुछ शेयर करा, बट यहाँ पे ट्रस्ट ब्रेक होगा क्योंकि वो जो एज गैप है, करेक्ट। वो लड़का तो फायदा उठा रहा है बट बच्चा नहीं समझ पा रहा, वो इमोशनली डिपेंडेंट हो रहा है। उसको लग रहा है कोई मुझसे, मैं वेंट आउट कर रही हूँ, वो कैथारसिस कर रही है, वो सुन रहा है, उसके लिए वो थेरेपिस्ट है। तो उसने उसके साथ कैसा रिलेशनशिप बिल्ड किया, उसको आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड किया, वो बहुत मैटर करता है। अगर वहां पे वो रिलेशनशिप फॉर अ लॉन्ग टाइम स्टेबल चलता है और वो लाइफ लॉन्ग जाता है, तो आई थिंक वो लड़की के बेटर होने के चांसेस ज्यादा है। बट अगर वहां पे ही फर्स्ट उसमें उसको अगर बिट्रेयल मिलता है, उसका ट्रस्ट टूटता है, तो वहां पे पर्सनालिटी इश्यूज रेज होंगे। So by the time now you grow up, you will be into borderline personality, आप narcissistic person, आप बहुत सारी personalities में convert हो जाते हो। तो यहाँ से personality issues majorly शुरू होते हैं। तो आपको कैसे चीजों का, आपके घर का बैकग्राउंड, फैमिली बैकग्राउंड भी ऐसा ही है। उसने मदर के साथ भी बिट्रे होते हुए देखा है। अब वो अपनी एक फ्रेमिंग कर लेगी कि सोसाइटी ऐसी ही है, बिट्रे ही होता है, यू कांट ट्रस्ट एनीवन, एंटी सोशल बन जाते हैं हम। करेक्ट। तो एंटी सोशल में अब क्या है, आपको तो किसी पे ट्रस्ट ही नहीं है। अब वो कैसे आगे जाके वो डेवलप होंगे, उसके इमोशंस, उसकी पर्सनालिटी कैसे बनेगी, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे। वो बच्चा मतलब मेरे से पर्सनली मिला है, मैंने उससे बात करी, मतलब पार्क में वो मुझे मिली बच्ची, तो मैंने उसको पूछा कि अच्छा वो इतनी सेंसिटिव हो चुकी है, तो मुझे बहुत डर लगता है कि यार ये बच्चा ऐसा भी हो सकता है कि गलत डायरेक्शन में भी जा सकता है। और तो मुझे जितनी बार मिलती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उसको कुछ ना कुछ अच्छा सिखा दूँ या बता दूँ, बट मतलब मुझे वो लगता है कि यार वो बच्चा इतना एक तो सेंसिटिव बहुत हो गई है ना, और मुझे बहुत डर लगता है कि वो कहीं ना कहीं किसी गलत डायरेक्शन में ना जाए। तो अपने इनसे तो ऐसे बच्चों को हम काउंसिल करते ही हैं कि हाँ ठीक वो बहुत जरूरी है, बच्चे को एक गाइडेंस भी सही मिल जाए, उसको ट्रस्ट आ जाए, उसको लगता है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ या मुझे कोई सुनने वाला है, वो बहुत मैटर करता है। और उसको अगर गाइडेंस समझ में आ रही है एंड शी इज एबल टू फॉलो दैट डायरेक्शन, तो वो चीज आपको दिखेगा कि बच्चे को बिल्कुल उसकी पर्सनालिटी को रिवर्स कर रहा है। बट अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन कि बच्चा किस सिचुएशन में है, बच्चा कैसे चीजों को हैंडल करके अपने इमोशंस को हैंडल कर रहा है। वो एंटी सोशल नहीं बन रहा, उसको सोशली चीजें समझ में आ रही है, और वो बच्चा 13 साल का वो क्या कर लेगा। करेक्ट। हम 20 साल में भी कई बार चीजें हैंडल नहीं कर पाते थे, हर्डल्स तो आते ही हैं। अब उन हर्डल्स को हम कैसे लेते हैं, उसको कैसे हम कन्वर्ट करते हैं अपनी प्रॉब्लम्स में, या हम बिहेवियरल इश्यूज बनाते हैं। सेंसिटिव तो होगा ही बच्चा। अब वो बच्चा सेंसिटिव होने के बाद भी उसको कैसे लेता है, रिलेशनशिप्स को आगे कैसे बिल्ड करता है, वो डिपेंड करता है। मैम आजकल जैसे यूथ बॉडी शेमिंग को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने रिसेंटली अभी करण जौहर का आर्टिकल भी पढ़ा होगा। बॉडी शेमिंग एक ऐसा लेबल है जो कि पहले लोग ना उस पे एक झिझक रहती थी, एक शर्म रहती थी, दे डोंट कुछ होता था तो आइसोलेट कर लेते थे अपने आप को। अगर आप करण जौहर की भी पूरी स्टोरी सुनोगे तो उनका वो जो टाइम था बहुत टफ था, ही वाज ओबीज, और कहीं ना कहीं एक जेंडर का भी एक इशू था। तो वो जो जब चीजें आती हैं तो हम लोग ना आइसोलेट कर लेते हैं, हम लोनलीनेस में आ जाते हैं, वी डोंट वांट टू मेक अ फ्रेंड्स। एक अपनी ही लाइफ में हम रहना पसंद करते हैं, जिसमें हम अपने एक सेफ जोन में, एक कंफर्ट जोन में होते हैं, हम उससे बाहर नहीं आना चाहते। तो एक केस स्टडी ही बताऊंगी मैं इसमें भी आपको। अभी मेरे पास एक बच्चा 14 इयर्स का है, तो उसकी मम्मी का कंप्लेंट था, ये फ्रेंड्स नहीं बनाता, ये बाहर नहीं जाता, और हमेशा ना ऐसे करके बात करता है, हमेशा ऐसे करके बैठता है। तो मदर को इस चीज का नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ डिसऑर्डर होता है या। तो जब हमने असेसमेंट करी और बच्चे से रैपो फॉर्म करी, तो उसने बताया कि मुझे ना मिरर में देखना बहुत अच्छा लगता है, मुझे ऐसे अदाएं अच्छी लगती है जैसे लड़की करती है, और कभी कभी मम्मा नहीं होती ना, मैं मम्मा का चुन्नी लेता हूँ, मैं बिंदी लगाता हूँ, मैं लिपस्टिक। तो हमें समझ में आया वो कुछ चीजें जेनेटिक होती हैं। देखो आप कुछ हार्मोन्स लेके आते हो, कहीं पर बीइंग अ फीमेल हमारे में मेल
हार्मोन ज्यादा होते हैं। अब सब लड़कियां बाइक नहीं चला सकती, करेक्ट। पर कुछ चलाती हैं। सब लोग रेसलिंग नहीं कर सकते, पर करते भी हैं। और कुछ लोगों में बहुत गर्ली फीचर्स होते हैं, तो सेम कई मेल्स को हम देखते हैं उनकी हेवी ब्रेस्ट होती है। तो वो आपके हार्मोन्स पे होता है, मैटर करता है। तो जो बॉडी शेमिंग की अगर हम बात करें, लोग हमें किस तरीके से देखते हैं वो बहुत ज्यादा आ जाता है। आपका सोसाइटी फियर बहुत ज्यादा होता है कि अगर उनको पता चला कि मेरे में लड़कियों वाले फीचर्स है या लड़कों वाले फीचर्स है, तो हमें अपने से ज्यादा फियर आता है बाहर को। और उससे पहले मम्मी और पापा ही नहीं छोड़ेंगे। अरे तू तो हमेशा लड़कों की तरह ही रेडी होती है। मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। मैं शुरू से बड़ा टॉम बॉयज रही, तो मेरी मम्मी मुझे बहुत डांटती थी कि मेरे बाल इतने इतने थे, मेरी जीन्स इतनी आती थी और मैं इतनी काट देती थी, और मैंने कभी हील्स नहीं डाली। आई थिंक शादी से पहले मैंने सूट भी नहीं डाला था। तो दैट वाज अ टाइम जब घर वाले ही शेम देते थे, बट मुझे अच्छा ही नहीं लगता था। मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे में फेमिनिज्म नहीं है या मेरे में गर्ल्स की वो नहीं है, बट हाउ आई यूज टू कैरी माई सेल्फ वो बहुत मैटर करता है। और जब उसमें बाहर से ज्यादा घर वाले आपको कॉन्शियस फील कराते हैं, वो शेम फील कराते हैं, so you lose your confidence, and that was a time when I don't have confidence on myself। और मैं बाहर जाके लोगों से बात करने में मुझे लगता था ये मुझे जज करेगा। वो जो जजमेंटल वाला एक फियर होता है, वो फोबिया होता है ना, वो बहुत ज्यादा होता है। आई यूज टू ट्रैवल इन बस। मैं बस में यूं नीचे करके, कॉलेज में आई वॉज बिंदास अपने ग्रुप के साथ, जो मेरा वो जो एक सिक्योर सर्कल था। बट वंस इट कम्स फॉर सोशल एनकाउंटर, वो मेरे लिए बहुत मुश्किल होता था। और वो मैंने उस बच्चे के साथ भी फील करी सेम चीज। तो वो जो बॉडी शेमिंग है, इसको समझना और फैमिली को समझाना, फैमिली एजुकेट करना कि चाइल्ड इज नॉट डूइंग एनीथिंग इंटेंशनली। कई बार इंटेंशनली होता है, उसमें उन केसेस में क्या होता है, आपके घर में सारी फीमेल्स ही हैं या आपके घर में सारे मेल ही है। अब मेल में फीमेल है एक और फीमेल में एक मेल है, तो आप जो आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है बचपन से, चाइल्डहुड से, आप जब पैदा हुए आपने सिर्फ लेडीज, सिर्फ विमेन्स देखी। आप जब आए तो आपने मैन ही देखे, तो वो थोड़ा सा एक कल्चरल इम्पैक्ट अलग होता है, पर एक बाय बर्थ जेनेटिक हार्मोन्स का अलग होता है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड एंड स्टॉप पिन पॉइंटिंग व्हाटएवर वी आर कंफर्टेबल, लेट इट बी। अब वो धीरे धीरे चीजें टर्न हुई। आई वेयर सूट्स ऑल्सो, आई वेयर साड़ीज ऑल्सो, आई एम सो कॉन्फिडेंट। मैं अब इतनी कॉन्फिडेंट हूँ, आई टॉक टू पीपल बहुत इजीली। बट उसको डेवलप होने में टाइम लगा, और उससे ज्यादा क्योंकि वो पुराने जमाने की फैमिली थी जिसमें दादियां भी होती थी। वो देख उसने जीन्स काट दी, ये तो जूते ही पहन के घूमते, ये तो चप्पल ही नहीं पहनती। तो वो जो है ना आपका माइंडसेट डेवलप करता है, वो बहुत मैटर करता है। तो जो पहला जो काउंसलिंग होती है, जो थेरेपी होती है ना, वो हमारे घर से ही स्टार्ट होती है। और हम भूल जाते हैं हम बच्चे को कैसे पॉइंट कर रहे हैं। अरे तू तो अच्छी नहीं लग रही, तेरे में तो लड़कियों वाले फीचर्स ही नहीं है, तू तो लड़का लगती है। तो ऐसे भी बहुत सारे फैमिलीज में कमेंट्स आते हैं, तो दैट मैटर्स अ लॉट। आप ये नहीं समझ रहे आप बच्चे को कितना ब्रूटली हिट कर रहे हो। करेक्ट। तो हमें अपने हर एक थॉट को कैसे प्रेजेंट करना है बच्चे के लिए, वो बहुत मैटर करता है। और अभी भी बहुत से ऐसे एडल्ट्स हैं या ऐसे केसेस हैं जो आइडेंटिफाइड ही नहीं है। वो एक कमरे में चुपचाप से उस चीज को लेके, क्योंकि उनको खुद ही नहीं समझ में आ रहा। बट ये सब बहुत सी चीजों के आर्टिकल्स आते हैं, लोग पढ़ते हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि ये क्या चीज होती है। एंड वी शुड नॉट बी शेम ऑफ आवर बॉडी। वी शुड, जब तक हम सेल्फ लव अपनी बॉडी को नहीं करेंगे तब तक सामने वाला कैसे करेगा। सो स्टार्ट लविंग योरसेल्फ। दैट्स द वन एंड ओनली मंत्र फॉर एवरीवन। अगर आप करण जौहर को देखो, कितना पैसा है उसके पास, कितना एटीट्यूड है, कितने बढ़िया से ड्रेसअप होता है, मुझे तो बहुत बढ़िया लगता है। एंड दैट्स हाउ ही हैज मेंटेन्ड हिमसेल्फ नाउ। बट देयर वाज अ टाइम जब वो भी उस फेस से गया, जाके उसने बहुत सारा स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन फेस किया। करेक्ट। क्योंकि वो जैसे अंदर से हैं, वो खुद को वैसा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। What matter is the way you are. Correct. Let people understand you and accept you. हमें किसी को एक प्रूफ नहीं करना कि हम क्या है, वो मैटर करता है आपका। So वो बेस्ट थिंग इज प्रेजेंट योरसेल्फ द वे यू आर, वो मैटर करता है। वेरी नाइस। तो अब इस केस में आप पेरेंट्स को क्या सजेशन देना चाहेंगे कि वो बच्चे को कैसे आइडेंटिफाई करें? आइडेंटिफाई के लिए पेरेंट्स को जब पता चलता है, डोंट गेट पैनिक।
टॉक टू अ प्रोफेशनल हेल्प लीजिए और अपने साथ साथ बच्चे की भी थेरेपी कराइए। बच्चे को उसमें पहले तो कॉन्फिडेंस देना। बच्चा एक तो जेंडर आइडेंटिटी में गूंज रहा है, उसको पता ही नहीं चल रहा मैं तो लड़का हूँ पर मेरे चेस्ट इतनी हैवी क्यों है। कई बार लड़के आके पूछते हैं या फिर लड़के आके पूछते हैं मेरे तो बहुत सारे हेयर्स है, फेस पे हेयर्स आते हैं। सो पेरेंट्स शुड नॉट पैनिक। लड़की के फेस पे बाल आते हैं, पेरेंट्स पैनिक हो जाते हैं और बहुत से केसेस आते हैं, मैम आप देखो ना बच्चे के पूरे फेस पे बाल है, लोग क्या कहेंगे। लोग क्या कहेंगे मैटर नहीं करता, आप क्या कहते हो व्हाट दैट मैटर्स। लोगों की सोच से पहले आपकी सोच मैटर करती है। क्यों? क्योंकि आपने बच्चे को वो कॉन्फिडेंस देना है, वो ग्रूमिंग देनी है, लोगों ने नहीं देनी। सो पेरेंट्स नीड टू अंडरस्टैंड। पेरेंट्स को हम लोग हर एक सेशन में समझाते हैं, उनकी काउंसलिंग होती है कि ये हार्मोन्स है, इसको कैसे आप ज्यादा है तो हम लोग फिर हेल्प लेते हैं, मेडिकेशन हेल्प लेते हैं, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं अब तो। करेक्ट। आजकल मैम जैसे आप देखेंगे सबका बहुत बिजी शेड्यूल है ना, डे टू डे लाइफ में ही काफी स्ट्रेस और एंजाइटी है, तो उसको ओवरकम करने के लिए आप क्या थेरेपी सजेस्ट करेंगे? बहुत इजी थेरेपीज होती है और इनफैक्ट कितने क्लाइंट्स तो हमारे अब ऐसे भी होते हैं जो इतने मेजर इश्यूज नहीं होते बट उनको लगता है कि कुछ स्ट्रेस की वजह से उनके स्लीप पैटर्न चेंज हो रहा है या उनकी डे टू डे लाइफ में उनका जो स्ट्रेस की वजह से उनको बॉडी पेन्स हो रही है, वो आइडेंटिफिकेशन होते हैं तो लोग आते हैं। सबसे पहले तो समझना कि हमारी रूटीन में क्या चेंज आया है, आपकी स्लीप साइकिल, आपकी भूख कैसी है, आपकी बॉडी में कोई अनवांटेड पेन तो नहीं है किसी भी वजह से। जो बॉडी जो होती है वो हमें हर जगह से सिग्नल देती है। अब हेडेक भी एक स्ट्रेस की वजह से ही पेन होती है। ऐसे शोल्डर पेन हो गया, बैक एक हो गई आपकी, नी पेन हो गया जिसका कोई मेडिकल रीजन नहीं है, सोमैटिक पेन्स होती हैं जो, तो इन पेन्स के पीछे आपके बहुत सारे स्ट्रेसर्स होते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट स्ट्रेसर्स एंड वर्क अकॉर्डिंगली। आप बहुत सारी चीजें अगर आप वर्किंग हो तो भी आप कर सकते हो। आप सिंपल आप ऑफिस में आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, जिसमें हम लोग एक स्क्वायर एक्सरसाइज सिखाते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइज जिसको आप बोलते हैं 4-8-7-4। 4 टाइम्स आप इनहेल करोगे, 8 टाइम्स में आप होल्ड करोगे, फिर आप उसको 7 टाइम्स में बाहर निकालोगे। फिर तो ये एक पूरा ऐसे साइकिल चलता है आपका, जिसमें आप जैसे आप कहीं पे बैठे भी हो, आप वर्किंग वुमेन्स तो योगा करने जाएंगे नहीं, या मैं बोल दूं आप 30 मिनट्स की वॉक करो, आप करो। सो हम लोग एक ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत सारी सिखाते हैं। बेली ब्रीदिंग हो गई आपकी, होल्ड हो गया, एक हम फेस की एक्सरसाइज होती है, ऐसे आप सांस अंदर लेते हो, जब आप अंदर लेते हो देयर इज अ कूलिंग इफेक्ट। करेक्ट। तो वो जो कूलिंग इफेक्ट है उससे आपका ये जो कूल होगा यहाँ पे आपको रिलैक्स मिलता है। देन वी टीच EFT, जिसमें आप इफेक्टिव टेक्निक सिखाते हो अपने पॉइंट्स पे कैसे आप कर सकते हो। और अगर आप टाइम कैसे भी निकाल सकते हो, आप वर्किंग हो नॉन वर्किंग हो, योगा, माइंडफुलनेस एक्सरसाइजेस, जर्नल राइटिंग बहुत हेल्प करता है। और इनफैक्ट पेरेंट्स को भी हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप जर्नल्स लिखो। और जर्नल्स लिखने से क्या होता है, आप जब लिखना शुरू करते हो ना, आपका राइटिंग पैटर्न, जिस तरीके से आप इमोशंस को एक्सप्रेस कर रहे हो, और जब आप धीरे धीरे उसको 20 डेज लिख लेते हो, आप देखोगे आपकी जो राइटिंग का मैटर है वो बहुत ब्यूटीफुली चेंज हो जाता है। आप स्टार्टिंग में भी जर्नल में ना कहीं वो नेगेटिव इफेक्ट दिखता है आपका। करेक्ट। तो वो जब आप रेगुलरली 21 डेज 40 डेज की एक्सरसाइज करते हो, वो धीरे धीरे आपका पैटर्न ही चेंज हो जाता है। तो आपने जो चीज लिखी है जर्नल करो। यू शुड बी थैंकफुल फॉर एवरीथिंग। एटलीस्ट दिन में आप 5 चीजों के लिए थैंकफुल हो जो आपने करी या आपने किसी से करवाई, कुछ भी ऐसी चीजें। तो बहुत सारी चीजें जब हम अपनी लाइफ रूटीन में चेंज करते हैं, टाइम लगता है। मैं ऐसा नहीं है कि हमने 10 चीजों की कर दी कि आपने 10 चीजें ये करनी ही करनी है। सो स्टार्ट स्लोली, धीरे धीरे स्टेप्स चढ़ो। जैसे आपने वीक का प्लान दिया, हम वीकली स्केड्यूल देते हैं। मैं बड़े शॉर्ट टर्म गोल्स लेके चलती हूँ कि लॉन्ग टर्म नहीं होता कि आपने 1 महीने का प्लान दे दिया और क्लाइंट आपको कह रहे मैम मुझे तो टाइम ही नहीं मिला। सो स्टार्ट। आप बच्चा भी चलता है तो धीरे धीरे चलता है, नहीं तो भागेगा सीधा तो गिर जाएगा। तो आप धीरे धीरे शॉर्ट टर्म गोल्स बना के जिसकी भी आप जो भी थेरेपीज हो रही है, शॉर्ट टर्म गोल्स को
अपना उनका स्लीप हाइजीन मेंटेन करना, सोने से 2 घंटे पहले मोबाइल को छोड़ देना। मोबाइल डिटॉक्स बहुत जरूरी है, डिजिटल डिटॉक्स। सोने से पहले क्या होता है, हम जो चीज देखते हैं या सुनते हैं वही चीज हमारी रात को चलती है। और इनफैक्ट कई लोग रात को मोबाइल बहुत देखते हैं। अब रात को मोबाइल देखने से क्या होता है, मेलाटोनिक हार्मोन होता है वो एक्टिव हो जाता है। ब्रेन को लगता है कि भाई अभी तो अंधेरा है ही नहीं, अभी तो लाइट चल रही है, इसका मतलब दिन है, रात तो है ही नहीं। जब आप मोबाइल बंद करके सोओगे तो आपको नींद नहीं आएगी। तो हम लोग कहते हैं यार हमें नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। नींद इसलिए नहीं आ रही क्योंकि आपने अपने ब्रेन को वो सिग्नल दिया है कि भाई अभी तो रात ही नहीं हुई है। अब ब्रेन को तो नींद तब आएगी ना जब उसको आएगी, तब तक 4 बज गए। तो वो डिजिटल डिटॉक्स करना बड़ा जरूरी है फोन से। इनफैक्ट मैं ये सारी फैमिलीज, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करती हूँ, जब आप घर पे आ जाते हो मोबाइल को या किसी भी टेक्नोलॉजी को यूज मत करो, ताकि आप एक सुकून भरी नींद, और उसमें आप बच्चों को टाइम दो, फैमिली को टाइम दो। वो जो फैमिली टाइम है ना, क्योंकि बच्चे भी सारा दिन बिजी होते हैं, होम मेकर्स मदर्स हैं या वर्किंग मदर्स भी हैं, वो भी बिजी होती है। जब आप एक फैमिली टाइम देते हो जिसमें आप थोड़ा सा प्ले कर लेते हो, आपने लूडो खेल लिया, आपने कोई भी नई स्क्रैबल खेलो, उससे बच्चों का भी ब्रेन एनहांस होता है। तो उन चीजों से क्या होता है, फैमिली में यूनिटी बनती है। फैमिली में ऐसा बच्चों को भी लगता है कि हम सपोर्टिव है, हम प्रोटेक्टिव है। बच्चों का ऑरा बहुत अच्छा डेवलप होता है, वो बहुत मैटर करता है। बट हम लोग जब अपने ही काम में बिजी हो जाते हैं, जब आपका ऑफिस बंद तो काम भी बंद। जैसे हम लोग हमारे कितने रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, तो हम सुनते हैं ना कि 5 बजे ऑफिस बंद तो काम बंद है वहां पे, सैटरडे संडे छुट्टी है तो कोई काम का बर्डन नहीं है। थोड़ा सा पैटर्न हमें भी चेंज, हम लोग वेस्टर्न कल्चर अपना रहे हैं इन अ डिफरेंट वे, बट जो वेस्टर्न कल्चर में अच्छी चीजें हैं वो लेनी बड़ी जरूरी है। वेस्टर्न लोग जो है ना वो इंडियन कल्चर ले रहे हैं। करेक्ट। उनको अच्छा लग रहा है फैमिली में यूनिटी होना, सब लोग साथ में रहना, और हम लोग थोड़ा न्यूक्लियर की तरफ ज्यादा जा रहे हैं। बट जब आप साथ में हो तो बच्चों को रीडिंग की हैबिट नहीं है। आप बच्चों के साथ खुद भी रीडिंग करो, आप देखोगे कि कितने अच्छे से बच्चे भी पेशेंस बच्चों में डेवलप हो रहे हैं, बच्चे भी काम डाउन हो रहे हैं। क्योंकि आजकल क्या बर्नआउट बहुत ज्यादा होता है, स्ट्रेस इतना है, चाहे आप वर्किंग हो चाहे नॉन वर्किंग हो। वो बर्नआउट आपका, अब क्या होता है, एसिडिटी के केसेस बहुत ज्यादा आ रहे हैं। तो जब कोई फिजिशियन केस भेजता है एसिडिटी का, जिसका कोई मेडिकल नहीं है, वो इसी की वजह से है। जब आप अपने इमोशंस को, अपनी एंजाइटी को हैंडल नहीं कर पाते तो वो बर्नआउट सेंसेशंस होती है। दैट इज ऑल्सो अ कॉज ऑफ एंजाइटी। तो आपको अपनी डेली रूटीन में माइंडफुलनेस एक्टिविटीज करनी बहुत जरूरी है। जहां पे आपका दिमाग जा रहा है किसी नेगेटिव थॉट में, स्टॉप देयर एंड टेल योरसेल्फ दिस इज नॉट फॉर मी। कहीं गंदा होता है तो वहां पैर नहीं रखते ना कि पैर गंदा हो जाएगा, तो वहां माइंडफुलनेस आया आपका। सेम विद योर थॉट प्रोसेस ऑल्सो, दैट व्हेनेवर यू आर थिंकिंग समथिंग बैड, रॉन्ग, जस्ट स्टॉप देयर। जितना मर्जी इंपॉर्टेंट काम हो, जस्ट टेल योर ब्रेन दिस थॉट इज नॉट फॉर मी, लेट्स मूव अहेड। कुछ बेटर है तो बता दे, आपका ब्रेन आपको बेटर जरूर बताएगा। ब्रेन में बहुत कैपेबिलिटी है। सो आई थिंक वी शुड एक्सप्लोर आवर ब्रेन इन अ पॉजिटिव वे एंड अंडरस्टैंड दैट ये जो माइंड है, ये जो ब्रेन है ना, ये बड़ी इंटरेस्टिंग गेम खेलता है। तो इस इंटरेस्टिंग गेम को सीख के हम अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करें, ताकि हम लोग माइंडफुली काम कर सकें, ना कि माइंड को एम्प्टी करके काम करें। करेक्ट। उसको माइंडफुली एक्टिव करो और उस पे डे टू डे काम करो, क्योंकि ये एक दिन की एक्सरसाइज नहीं है, इट्स अ डेली बेस्ड एक्सरसाइज। मैंने कितनी सारी माइंडफुलनेस एक्टिविटीज करी, जिसे मैं आई थिंक मोर देन 20 डायरीज में अब तक भर चुकी हूँ। और अगर पुरानी डायरीज उठाओगे ना, उसमें बहुत नेगेटिव कंटेंट होगा, बट अब वो आता ही नहीं, क्योंकि वो दिमाग में है ही नहीं, नेगेटिव कंटेंट कुछ है ही नहीं अब। करेक्ट। तो डेली एक्सरसाइजेस, तो वो डेली एक्सरसाइज से आपको खुद ही रिजल्ट मिल जाएगा। दिस इज द बेस्ट थेरेपी फॉर योरसेल्फ। वेरी नाइस मैम। एक जैसे आप कंटिन्यूसली थेरेपी कर रही हैं, आपके पास पेशेंट आ रहे हैं, है ना, आप कहीं ना कहीं काउंसलिंग वाले पैटर्न में है, कहीं ना कहीं आप खुद को कैसे डिटॉक्स करते हो, खुद को कैसे रिलैक्स करते हो? ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मेरे पेरेंट्स भी पूछते हैं। मेरे पास सबसे जो अच्छा एलिमेंट है मेरे बच्चे, क्योंकि मैंने वो फेज देखा है जब मैं डिप्रेशन में रही हूँ, और मुझे उसकी वैल्यू पता है, एंड आई डोंट वांट टू गो इट इनटू दैट।
मेरे बच्चे मेरी सबसे बड़ी थेरेपी है और आई स्पेंड लॉट ऑफ टाइम विद देम. काम खत्म, सब खत्म, नो मोबाइल, नो लैपटॉप, नथिंग. आई प्ले विद देम, आई रीड विद देम, आई ईट विद देम. मैं उनके साथ खेलने जाती हूँ. और हाँ, कभी कभी बच्चों से, कई बार पेरेंट्स बोलते हैं मैम बच्चों से भी तो थक जाते हैं. मैं बच्चों से थकती नहीं हूँ, बट यस मैं अपने लिए मी टाइम निकालती हूँ जिसमें मैं डिजिटली डिटॉक्स करती हूँ खुद को. ओके. आई गो फॉर अ वॉक. मैं गार्डनिंग करती हूँ बहुत सारी. और मुझे अच्छा लगता है प्लांट्स के साथ टाइम स्पेंड करना. आई गो फॉर अ नेचर वॉक. आई गो एंड हग द ट्रीज, क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो हमारी मदर अर्थ है, जो ये हमें सब कुछ देती है. तो मैंने अपना रूटीन कुछ ऐसा बनाया हुआ है कि आई स्पेंड मोर ऑफ टाइम विद मी. अगर मुझे किसी दिन काम नहीं आए, आई नो कि मेरे को आज क्लाइंट्स नहीं, और कभी कभी मैं ऐसा भी डे रखती हूँ जिसमें मैं क्लाइंट्स नहीं रखती. आई जस्ट सिट एंड रीड. I just sit and talk to my friends. तो मैं अपने आप को माइंडफुली एक्सप्लोर करती हूँ. What my mind needs, not what I want. क्योंकि अगर मैं अपनी नीड्स का पूछूंगी तो मुझे बहुत सारी चीजें चाहिए, बट आई डोंट वांट इट. क्योंकि मैं फिर, अगर मैं मेंटली फिट नहीं हूँ तो मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगी. करेक्ट. सो आई वांट माई सेल्फ टू बी मेंटली फिट. और वो मेरे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम है. आई थिंक मोर देन अर्निंग अ मनी ऑल्सो. पैसे तो मैं बहुत कमा लूंगी, बट अगर मैं मेंटली फिट नहीं होंगी तो मैं डॉक्टर्स को ही दे रही होंगी. करेक्ट. मैम, इट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस विद यू. काफ़ी कुछ सीखने को मिला, है ना. मन रहेगा खुश तभी रहेगा तन खुश, है ना. बिल्कुल. तो आपके साथ बहुत अच्छा लगा इस पॉडकास्ट में. थैंक्स फॉर कमिंग हियर. थैंक यू सो मच. थैंक यू मैम.